बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आरे जंग की घड़ी की तुम दुहार दो। यान वान हान दे सावधान आज एक धनुष्यान पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोलो मस्तकों के झुंड, आरे जंग की घड़ी की तुम दुहार दो। आर हान 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 इन धनुष के वान पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हेलो 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 हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल सारे बच्चे? फटाफट से इसको हर ग्रुप में शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो है सारे ग्रुप में डाल देना अपने, कोई भी ग्रुप बचना नहीं चाहिए। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्व शक्तिमान है विश्व की कसार है। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। इस कवि की कोई वश नहीं क्या जिंदगी है, ठोकरों पे मार दो। मौत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड मस्तकों के झुंड, आरे जंग की घड़ी की तुम दुहार लो। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं आप सभी के? मेरा बच्चा, मेरा भिंडी कलर का बच्चा। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? बहुत बढ़िया। इतने दिनों के बाद भाई साहब तुम्हें देख रहा हूं ना, जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है, थोड़ा सा और हंस के दिखा दो, थोड़ा सा थोड़ा सा। ओह माय गॉड। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड इवनिंग रितिका, वेरी गुड इवनिंग नीरज, वेरी गुड इवनिंग आशीष, वेरी गुड इवनिंग साहिल, वेरी गुड इवनिंग। भाई साहब आपने यूट्यूब हैंग कर दिया आज। अच्छा, आपके मन में ये था कि हमें क्लास देखनी है, या ये खौफ था कि कहीं क्लास प्राइवेट ना हो जाए? आधे बच्चों को ना ये डर लेके आया कि भाई अगर प्राइवेट होगी भाई तो क्या होगा। भाई भाई सारे बच्चे अगर मिलके रिक्वेस्ट करेंगे ना तो शायद इस क्लास को प्राइवेट ना करें। हैं, ऐसा करना, सारे बच्चे ना मिलके रिक्वेस्ट करना कि इसको प्राइवेट ना करें। तुम टेंशन मत लो, तुम डेली बेस पे बस मेरे साथ ना ये क्लास देख लिया करो। प्राइवेट वाइवेट आज तक मैंने वैसे कोई क्लास की नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी सक्सेस चाहिए। बस मेरे को ये चाहिए कि तुम डेली की क्लास डेली बेस पे देख रहे हो, क्योंकि अगर एक क्लास भी पेंडिंग हो जाती है ना तो वो सारा सिलेबस खराब हो जाता है। और तुम सब जानते हो टेक्स्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टेक्स्ट आपस में इंटरलिंक है। अगर पिछली क्लास देखोगे तो अगली क्लास समझ में भी नहीं आएगी। तो ना वो थोड़ा सा ना कई बार तुम्हें बोलना पड़ता है। बस मैं ये कहता हूं कि ऐसा ना हो कि हाँ भाई आज तुमने देख ली कल तुमने नहीं देखी, वो काम नहीं होना चाहिए बस। और मेरे को पता है कि तुम बहुत हार्डवर्क करोगे, हमने मिलके हार्डवर्क करना है। और फाइनली आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले 2 से 2.5 से 3 महीने हम एक साथ रहने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। आप डेली यहां पर आएंगे, मैं भी डेली यहां पे आऊंगा। देखो मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी, शायद आपकी हिम्मत मुझसे पहले टूट जाए, और वो होना नहीं चाहिए। मतलब जिसको एग्जाम निकालने हैं ना इस बार, मतलब कहता है ना कि सर इस बार एग्जाम निकालने ही है, तो वो खूब खूब मेहनत करनी है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो जी, अब एक बार टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है जी। सारे के सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाएं उड़ान भरने के लिए, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे, हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओ इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे मैं थोड़ा सा ना आपको ओवरव्यू दे दूं। पहली बात तो थैंक यू सो मच, इतना ओवरवेलमिंग आपने रिस्पॉन्स दिया। मतलब सीए इंटर के बच्चों ने मेरे को इतना प्यार दिखाया, ठीक है। इतने सारे बच्चे इस टाइम लाइव बैठे, अप्रोक्सीमेट 1000 बच्चा पहली बार, सही बता रहा हूं पहली बार। बट मैं आपसे वादा कर रहा हूं सर, चाहे इसमें सीए वाला बच्चा लाइव बैठा हो, चाहे वो सीएस की फैमिली का हो, चाहे वो सीएमए वाला हो, आप बस मेरे को 3 महीने दे देना। 3 महीने के बाद ना आपके मन से अगर थैंक यू ना निकले ना सर, मेरे को पढ़ाने का फायदा ही नहीं है।
बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसको रेगुलर बैच मत समझना, क्योंकि रेगुलर बैच में 300 प्लस घंटे का कंटेंट होता है, वो एक अलग ही लेवल पे होता है, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है। बट हाँ, जो मैं रिवीजन करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर ना, वो बहुत बेस्ट रिवीजन होगी, आपको रिवीजन करने के अंदर बहुत मजा आएगा। हम 100% कवरेज करके चलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, इतना मेरा आपसे बात है। आपको थोड़ा बहुत रहता है ना सर, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, इस बार इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप खुद कहोगे सर मैं बहुत प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। इसलिए इस बार मैं जल्दी आ गया हूं थोड़ा सा, कि हमारी अभी हमारा जनवरी भी खत्म नहीं हुआ, तो जनवरी से लेकर मैं स्टार्ट हो चुका हूं। अब पूरी रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। बट हाँ, एक बार आपने पहले पढ़ा हो, क्योंकि ऐसा ना हो ना काफी सारे बच्चे इसको बोले सर पहली बार हम देख सकते हैं, आंसर इज नो, क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये रिवीजन क्लासेस हैं, ये रेगुलर बैचेस नहीं है। बट जिसने एक बार पहले पढ़ा हुआ है उसको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, चलो जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से। अब एक बार आपको मैं थोड़ा सा प्लान बता दूं। आज से फाइनली हमारी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। इसमें हम रिवीजन भी करेंगे, इसमें अमेंडमेंट्स भी करेंगे, और सिर्फ अमेंडमेंट नहीं करेंगे, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, और उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आज ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से प्लान करके चलेंगे। अब थोड़ा सा आपको बता दूं, आज हमारी 27 तारीख है, तो 27 तारीख से लेके 10 से 12 फरवरी तक जितने भी सेशंस होंगे ना, वो सारे के सारे अमेंडमेंट के सेशन होंगे। अब बच्चा ये बात कईयों के दिमाग में आती है, सर अमेंडमेंट तो इतनी है नहीं सर, हमने मतलब देखा है 2-3 घंटे में अमेंडमेंट खत्म हो सकती हैं, 4 घंटे में खत्म कर लो, 5 घंटे में खत्म कर लो, आप इतने सारे लेक्चर अमेंडमेंट के क्यों लगा रहे हो? आपको मैं बता दूं सर, मैंने पहले भी बोला सिर्फ अमेंडमेंट कवर नहीं करेंगे, अमेंडमेंट रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां पे करवा दूंगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें, सिर्फ अमेंडमेंट नहीं करनी कि इस चैप्टर में ये अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट है, वो तो हमें समझनी है, बट उसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हो जो कमिंग एग्जाम है, चाहे वो मई वाला एग्जाम हो, चाहे वो जून वाला एग्जाम हो, चाहे जिनके एग्जाम सितंबर में है, आप सब जानते हो हमारे एग्जाम में अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन पक्का बनते हैं। और इस बार तो कैपिटल गेन का ऑलमोस्ट चैप्टर ही चेंज हो गया, और मैं कैपिटल गेन तुम्हें इतना बढ़िया समझा दूंगा ना, क्योंकि जो अमेंडमेंट आई हैं और जो लोग उसको समझ रहे हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें कैपिटल गेन के भी डिस्कस करने हैं, क्योंकि इस बार कंफर्म कैपिटल गेन में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी बनने हैं, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अमेंडमेंट बेस, ताकि अमेंडमेंट में से अगर क्वेश्चन बन जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, तो पहले हम सारे के सारे लेक्चर जो होंगे वो हम यूट्यूब पे पहले अमेंडमेंट के लेके चलेंगे, पहले सारी अमेंडमेंट खत्म करेंगे हर चैप्टर में जहां जहां अमेंडमेंट है, और जो मैं अमेंडमेंट कराऊंगा ना वो चैप्टर वाइज कराऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम करेंगे टैक्स रेट वाले चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट है, उसके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है, फिर सैलरी वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है, हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है, फिर पीजीपी वाले चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है, देन कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, मतलब चैप्टर वाइज हम करके चलेंगे हर चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं सबने पहले का पढ़ा हुआ है, मतलब सबने फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ा हुआ है, उसके बाद के अमेंडमेंट कराऊंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहली बार देख रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अमेंडमेंट आपको समझ में ही तब आएंगे अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूं पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो चैप्टर वाइज अमेंडमेंट हम करके चलेंगे, बस ये पर ध्यान देना। दूसरी बात, जब ये अमेंडमेंट हमारी खत्म हो जाएंगी, देन फिर 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक हम पूरी करेंगे इनकम टैक्स की रिवीजन विद मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मतलब पूरा 1 महीना मैं डेली यूट्यूब के ऊपर आऊंगा। आप ये मान लो 30 या 32 लेक्चर मैं यूट्यूब के ऊपर लूंगा इनकम टैक्स के, जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे, उसकी रिवीजन भी होगी, और दोबारा से आपकी अमेंडमेंट जो होंगी वो इनकम टैक्स की रिवीजन के अंदर भी खत्म हो जाएंगी। मतलब एक बार तो अमेंडमेंट लेक्चर में अलग से ले रहा हूं, फिर जब मैं इनकम टैक्स की रिवीजन कराऊंगा ना, उस रिवीजन के अंदर भी दोबारा से अमेंडमेंट आपकी कवर हो जाएंगी, तो डबल रिवीजन आपकी हो जाएगी अमेंडमेंट की, बस ये पर ध्यान देना। और देन फिर इनकम टैक्स की रिवीजन के बाद हम 16 मार्च से हम यहां पे स्टार्ट करेंगे 5 अप्रैल तक जीएसटी की रिवीजन। अब मतलब 20 से 22 सेशन जो है वो मैं जीएसटी के लेके चलूंगा, जिसमें जीएसटी की रिवीजन करेंगे। अगेन दोबारा से जीएसटी की अमेंडमेंट भी इसके अंदर कवर हो जाएंगी, और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके चलेंगे। तो मेरा टारगेट है 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक जीएसटी हम खत्म करेंगे। फिर 5 अप्रैल के बाद आपकी मैं लेके आऊंगा मैराथन्स, इनकम टैक्स की मैराथन्स भी होंगी, जीएसटी की मैराथन्स भी होंगी, और टॉप 70 क्वेश्चन इनकम टैक्स और जीएसटी के वो भी हम यूट्यूब पे करेंगे। तो ये पूरा प्लान है, लिख लेना इसको और खुश हो जाओ, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लेके आओ, और बस डेली बेस पे देख लेना। बस मेरे को ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि तुम डेली बेस पे देख रहे हो, क्योंकि जहां मुझे फील हुआ कि तुम डेली बेस पे देख नहीं रहे हो, तुम थक गए हो, फिर मैं यूट्यूब पे ध्यान रखना, फिर मैं लाइव लूं या रिकॉर्डेड लूं, फिर वो क्लास में हटा दिया करूंगा, क्योंकि अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना, फिर मेरा पढ़ाने का फायदा ही नहीं है।
अगर तुम मुझसे कमिटमेंट करोगे, नहीं सर हम आपके साथ हैं, आप मेहनत करो हम भी मेहनत करेंगे, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आपको इतना बढ़िया कंटेंट आपको दे दूंगा ना, आपको मजा आ जाएगा जी। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करें फिर। डन। हाँ जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, हाउ द जोश, हाई सर, हाउ द जोश, हाई सर। चलो आवरिया फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब आज वाली अमेंडमेंट क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो रेगुलर बैच में 300 प्लस घंटे का कंटेंट है, उसको कोशिश मैं करूंगा यूट्यूब पे 70 से 80 घंटे में आपको रिवाइज करवाने की। तो रेगुलर बैच में 300 प्लस घंटे का कंटेंट हमारा होता है, उसको मैं कोशिश करूंगा 70 to 80 आवर्स में पूरा टॉपिक जो है उसको हम रिवाइज करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो जी अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 की अमेंडमेंट कर रहे हैं। चैप्टर 1 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का है। ये नोट्स मैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, सभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो टेंशन मत लेना, जैसे आज वाली क्लास खत्म होगी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। बार बार यहां मत लिखना कि नोट्स कहां मिलेंगे, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और जो भी टेलीग्राम चैनल हमारे हैं उसके अंदर ये नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार सारे बच्चे बिल्कुल शांत होके, क्योंकि मई और जून में तो टाइम बिल्कुल नहीं है, सितंबर में जिनके एग्जाम है या उसके बाद जिनके एग्जाम है तो वो फिर भी इधर उधर देख सकते हैं। बाकी सब बच्चे सिंसियर होकर यहाँ पे देखें, क्योंकि अमेंडमेंट्स काफी सारी हैं और अमेंडमेंट बेस इस पर क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत ध्यान सुनना अमेंडमेंट कहाँ कहाँ पे है। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ सर, अब जिनके भी एग्जाम अभी पहले गए हैं, मतलब जिन्होंने भी एग्जाम अभी दिए हैं, इट मीन्स अगर आपने मान लो दिसंबर 24 में एग्जाम दिए, जिन भी बच्चों के सीएमए के या सीएस के एग्जाम है, या जनवरी 25 में एग्जाम आपने दिए जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं, अगर आपने यहां पे एग्जाम दिए हैं, आप सब जानते हो आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल था। और फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल था, तो फाइनेंस एक्ट 2023 का मतलब क्या था कि हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 आपने पढ़ा होगा, असेसमेंट ईयर 24-25 आपने पढ़ा होगा। याद करो हमने रेगुलर बैच के अंदर, जब मैंने आपको रेगुलर बैच करवाया था तो उसके अंदर मैंने कहा था कि हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चन किस बेस पे किए थे, क्वेश्चन हमने किए थे प्रीवियस ईयर 23-24 के बेस पे, और हर क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर 24-25 की बात होती थी। आप अगर नोट्स चेक करोगे तो नोट्स में आपने लिखा होगा। बट अब जिनके भी एग्जाम मई 2025 में है या जून 2025 में है या सितंबर 25 में है, इवन जनवरी 26 में भी एग्जाम है, तो ये बात ध्यान देना, आपके एग्जाम में अब जो एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल होगा। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, फाइनेंस एक्ट 2024 जो है वो कौन से वाला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमने सुना फाइनेंस एक्ट 2024 दो है, क्योंकि इस बार 2 बार बजट आया था, और अगर 2 बार बजट था तो फाइनेंस एक्ट 2024। हाँ जी, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मोनीश सर हमारी क्लास के बीच में है। भाई साहब हमारी क्लास के भाग खुल गए आज। एक बार एमबी सर हमारी क्लास के बीच में है, हमारी क्लास के भाग खुल गए। सारे बच्चे तालियों से एक बार सर का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारी क्लास में आए, आज हमारी क्लास के भाग खुल गए। और अब देखना ये बैच कितना बढ़िया जाएगा सर। अब बहुत मेहनत करूंगा आपकी तरह और पूरी कोशिश करूंगा मैं बच्चों को खुश कर सकूं, ताकि बच्चा कहे कि यार गाबा सर ने जो क्लास ली थी ना उसका बहुत मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सर। ठीक है, चलो इधर सुनो, ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना। अगर मैं बात करूंगा फाइनेंस एक्ट की, तो बच्चे ये बात कहते हैं सर 2 फाइनेंस एक्ट हमने सुने, एक तो फाइनेंस एक्ट नंबर 1 और एक फाइनेंस एक्ट नंबर 2, तो कौन सी अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। तो ये समझ लो फाइनेंस एक्ट 2024 चाहे नंबर 1 है चाहे नंबर 2 है, दोनों फाइनेंस एक्ट जो इस बार आए हैं इलेक्शन की वजह से, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे एग्जाम के अंदर आएंगी। पहली बात तो ये मत कंफ्यूज मत होना, ना ये किसी ग्रुप में डाउट पूछना कि भाई कौन से वाला फाइनेंस एक्ट है। तो सिंपल से बता, फाइनेंस एक्ट 2024 जो जुलाई में पास हुआ, नंबर 1 उससे पहले पास हुआ, नंबर 2 मतलब कंप्लीट फाइनेंस एक्ट 2024 में जो जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगर फाइनेंस एक्ट 2024 हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है तो आपको नहीं लग रहा हमारा प्रीवियस ईयर चेंज हो गया होगा? यस, चेंज हो गया। आपको नहीं लग रहा हमारा असेसमेंट ईयर बदल गया होगा? यस, बदल गया होगा। तो अब जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर आएंगे, अब सोच के बताना, पहली अमेंडमेंट कहो या क्लैरिफिकेशन कहो, पहली अमेंडमेंट ये निकल कह रहे कि अब हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा जी? हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर आएगा, लिख लेना, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, ये प्रीवियस ईयर हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 ये प्रीवियस ईयर हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। और अगर मैं असेसमेंट ईयर की बात करूंगा तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 ये हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। तो जब भी क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में बनेगा ना, वो प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करेंगे और असेसमेंट ईयर 25-26 की बात करेंगे।
तो जो भी आपको मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा और बहुत जल्दी क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका 1 रुपए मैं चार्ज नहीं करूंगा। वो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो अपडेटेड क्वेश्चन होंगे और उसमें सब में प्रीवियस ईयर 24-25 होगा, असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। क्या पहली बात समझ में आती है? तो जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं वो प्रीवियस ईयर 24-25 के बेस पे करने हैं, और हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर जो होगा 25-26 होगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये सब कुछ पहले वाला सेम है, प्रीवियस ईयर ये सब कुछ सेम है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो पहले अमेंडमेंट प्रीवियस ईयर 24-25 हो गया, असेसमेंट ईयर हमारा 25-24 हो गया। अब दूसरी अमेंडमेंट जो आई है ना, वो अमेंडमेंट आई है टैक्स रेट के अंदर। अब टैक्स रेट के अंदर अमेंडमेंट क्या आई है, इसको बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि है ये छोटी सी अमेंडमेंट बट पूरे इनकम टैक्स में इसका इंपैक्ट आएगा। तुम सब जानते हो, चाहे वो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, हर जगह हमें टैक्स निकालना होता है। अब अगर हर जगह हम टैक्स निकालेंगे, तुम सब जानते हो टैक्स निकालने के दो ही रेट हैं, या तो नॉर्मल रेट है या स्पेशल रेट है। और इस बार कमाल की बात यह है कि स्पेशल रेट में भी अमेंडमेंट आई है और नॉर्मल रेट के अंदर भी अमेंडमेंट आई है। अब अगर नॉर्मल रेट के अंदर भी अमेंडमेंट है और स्पेशल रेट के अंदर भी अमेंडमेंट है, तो समझ जाओ कि जब भी हम इनकम टैक्स में क्वेश्चन करेंगे तो हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन के अंदर भी फर्क आएगा। इसलिए बहुत ध्यान सुना, अमेंडमेंट छोटी सी है, इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं टैक्स रेट की बात करता हूं, अगर आपको याद आ रहा हो, आपको मैंने कहा था कि दो तरह के रेट होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक स्पेशल। अभी स्पेशल रेट को छोड़ दो कि स्पेशल रेट में क्या क्या अमेंडमेंट है, अभी नॉर्मल रेट की बात करते हैं। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि नॉर्मल रेट में ना, नॉर्मल रेट में दो केस होते हैं, या तो मैं लेके चलूंगा ऑप्शनल स्कीम, या तो मैं लेके चलूंगा ऑप्शनल स्कीम, जिसको हम नॉर्मल स्कीम भी कहते हैं, जिसको हम रेगुलर स्कीम भी कहते हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो इस स्कीम में कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई, मतलब यहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो अपने 2.5 लाख वाले, 3 लाख वाले, 5 लाख वाले जो अपने रेट ऑफ टैक्स पड़े हुए हैं, याद है वो 2.5 लाख तक नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा, फिर वो 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा, और फिर 5 लाख तक नील जिसकी एज 80 और मोर है, फिर 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। मतलब जो तुमने नॉर्मल स्कीम के रेट पहले पढ़े हैं ना, वही रेट तुम्हारे मई 2025 और जून 2025 और सितंबर 2025 में एप्लीकेबल है। उसमें कोई भी अमेंडमेंट मत करना, जो तुमने लिखा है बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। बट अमेंडमेंट कहां पे आई है? इट मींस अगर किसी पर्सन ने डिफॉल्ट स्कीम ली है, उसके रेट यहां पे थोड़े से चेंज हो चुके हैं, उसके स्लैब रेट में थोड़ा सा फर्क आया है। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल देना, याद करो सेक्शन नंबर 115 बीएससी हमने डिस्कस किया था। अब अगर मैं 115 बीएससी की बात करूंगा, किसी को याद है 115 बीएससी के अलग अलग नाम कौन से थे? एक तो हम सेक्शन नंबर 115 बीएससी बोलते थे, दूसरा हम डिफॉल्ट स्कीम बोलते थे, अगर आपको याद आ रहा हो, तीसरा हम कंसेशनल स्कीम बोलते थे। तो कंसेशनल स्कीम जो है, डिफॉल्ट स्कीम जो है, और 115 बीएससी वाली स्कीम जो है, उसमें चेंज आया। अब याद करो पहले पुराने रेट क्या थे, बताओ पुराने रेट क्या थे? एक बार सारे बच्चे लिखना पुराने रेट में क्या पढ़ा आपने। अगर मैं पुराने रेट की बात करूंगा, ओल्ड रेट में आपने क्या पढ़ा था? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, ओल्ड रेट में क्या पढ़ा था? ओल्ड रेट में हमने क्या क्या पढ़ा? पहली बात हमने ओल्ड रेट के अंदर पढ़ा था, पुराने पहले 3 लाख तक नील, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख और 15 लाख से ज्यादा, ये हमने पढ़ा था। अब यहां पे चेक करना, अब यहां पे क्या चेंज आया जी। तो पहला 3 लाख नील, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, 3 लाख तक नील है, पहले भी नील था अब भी नील है। अब सेकंड स्लैब के अंदर फर्क आ गया। इट मींस अगर इनकम 3 लाख से ज्यादा है और 7 लाख तक है तो रेट 5% है। मतलब जो पहले 3 लाख से लेके 6 लाख तक था ना, अब 3 लाख से लेके 7 लाख हो गया। पहले बीच में गैप 3 लाख का था, अब बीच में गैप हो गया 4 लाख का, पहला ये फर्क आ गया। उसके बाद फिर 7 लाख से लेके 10 लाख तक रेट 10% है। फिर अगर इनकम मेरी 10 लाख से ज्यादा है और 12 लाख तक है तो रेट मेरा 15% है। फिर अगर मेरी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, 15 लाख तक है तो रेट मेरा 20% है। अगर मेरी इनकम 15 से ज्यादा है, उस केस में रेट 30% है। ये मेरे नए रेट हैं जिसके बेस पे मुझे इस बार क्वेश्चन करने हैं। इसको छोटा चेंज मत समझना, क्योंकि इसी के बेस पे जब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे तो कैलकुलेशन जो होगी वो इसके बेस पे होगी। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो तुमने पहले पढ़ा और जो अब हम यहां पे नए वाले रेट पढ़ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो चेंज सिर्फ इतने हिस्से में आया है। आप चेक करो, चेंज सिर्फ इतने हिस्से में आया है। क्या मेरी बात से एग्री करोगे? अगर एग्री करोगे सारे बच्चे यस लिख देना चाहिए, सारे के सारे बच्चे यस लिख देना अगर आप मेरी बात से एग्री करोगे। अगर आप मेरी बात से एग्री करोगे, क्या बात मेरी समझ में आ रही है?
क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो चेंज जो है वो इतने हिस्से के अंदर चेंज आया है। चेक करो, 12 से 15 पहले भी था, 12 से 15 अब भी है, 15 से ऊपर पहले भी था, 15 से ऊपर अब भी है। तो चेंज जो निकल कर आया ना वो इतने वाले हिस्से के अंदर चेंज आया, बस ये पर ध्यान दो जी। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर 3,10,000 पहले 1 था, अभी 10 आ गया। नहीं नहीं नहीं, सुनो ध्यान से, मेरे को उम्मीद थी आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे। आपने कई बुक में ना यहाँ पे 1 देखा होगा, एक्चुअल में 1 गलत है। अब बच्चा कह रहा है सर 1 क्यों गलत है, आपने 10 लिखा है, 10 भी तो गलत है। आपको बताता हूं, याद है, अगर आपको याद आ रहा हो, इनकम को राउंड ऑफ करते हैं। अब नॉर्मली वो नॉर्मल भाषा के अंदर बोल देते हैं कि अगर मेरी इनकम 3,01,000 हो तो ये रेट लगा देना। बट एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगर किसी की इनकम 3,01,000 है तो आपको नहीं लग रहा उसको हम राउंड ऑफ करेंगे 3 लाख में? यार एक बात मेरे को बताओ, हम इनकम को राउंड ऑफ किसके मल्टीपल में करते हैं? 10 के मल्टीपल में। अब अगर लास्ट डिजिट मेरी 5 से कम है तो वो लास्ट जीरो में जाती है। अगर मेरी इनकम 3,01,000 है, अगर मेरी इनकम 3,02,000 है, अगर मेरी इनकम 3,03,000 है, अगर मेरी इनकम 3,04,000 है, तो उसको 3 लाख में तो राउंड ऑफ करेंगे। हाँ, अगर मेरी इनकम 3,05,000 या उससे ज्यादा है फिर हम राउंड ऑफ करेंगे 3,10,000 में। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं, कायदे से जो है ना वो 3,10,000 की इनकम की बात यहां पे होती है प्रैक्टिकली। बट वो तुम्हें एग्जाम के लिए किसी काम की नहीं है, तो यहां पे कंफ्यूज मत होना। बस यहां पे कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात, बस नॉर्मल भाषा में ध्यान रखना कि अगर इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो रेट ऑफ टैक्स जो है मेरा 5% एप्लीकेबल होगा। 3 लाख से लेके 7 लाख, 7 लाख से लेके 10 लाख, 10 लाख से लेके 12 लाख, फिर 12 से लेके 15 लाख, फिर 15 से ऊपर 30% है ये टैक्स रेट है जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं जी। हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से। याद है, अगर आपको पहले ध्यान आ रहा हो, पहले 15 लाख तक की इनकम पे कितना टैक्स बनता था? अगर आपने पहले वाले रेट पढ़े हुए हैं, पहले, अभी छोड़ दो, अभी नहीं, पहले 15 लाख की इनकम पे क्या रेट पड़ता था? बताओ, 15 लाख की इनकम पे क्या टैक्स पड़ता था जी? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे। हाँ, 15 पे कितना बनता था? 1.5 लाख। बिल्कुल सही बात है, 15 पे कितना था? 1.5 लाख। अब मेरे को बताओगे, अगर ये रेट अब चेंज हो गए, अब यहां पे फर्क आ गया ना, यहां पे रेट ऑफ टैक्स तो पहले भी सेम थे, रेट ऑफ टैक्स के अंदर फर्क नहीं है, जो स्लैब रेट वाली लिमिट है उसमें फर्क आ गया। तो अगर स्लैब रेट वाली लिमिट है उसमें फर्क आ गया तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अब 15 लाख की इनकम पे टैक्स कितना पड़ेगा जी? अब जो नया रेट हमने किया है, अगर अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो मेरे को सारे बच्चे आंसर दो, अब 15 लाख की लिमिट पे कितना बनेगा? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 15 लाख की इनकम पे बनेगा 1,40,000 रुपए का ये फर्क पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो पहले 15 लाख की इनकम पे 1.5 लाख बनता था, अब 15 लाख की इनकम पे 1,40,000 बनेगा, तो 10,000 रुपए का टैक्स का फर्क आ रहा है अगर मैं इसकी बात करता हूं। और यही हमें रेट अब यूज करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। सेक्शन नंबर 115 बीएससी में अब ये रेट एप्लीकेबल होंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का? तो उसका छोटा सा एग्जाम्पल इसके नीचे मैं यहां पे दिखा देता हूं जी, एक बार फटाफट से उसका मेरे को बस क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो एक पर्सन की इनकम जो है, मान लो 16 लाख रुपए की है, निकाल के बताना टैक्स कितना आएगा जी। 16 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स निकाल के बताओ। हाँ जी, अब सारे बच्चे नए, अब नया रेट के बताओ जी। अब एज पर न्यू रेट बताओ, 16 लाख रुपए की इनकम है, टैक्स निकाल के बताओ कि 16 लाख रुपए की इनकम के ऊपर टैक्स कितना आएगा बताओ। नॉर्मल 16 लाख रुपए की इनकम है, तो अगर इनकम 16 लाख रुपए की है, 15 लाख से कितनी ज्यादा है? 1 लाख। तो जितनी इनकम 15 लाख से ज्यादा है उसका तो लगेगा 1 लाख का 30%, तो कितना टैक्स हो गया? 30,000। और 15 लाख पे कितना टैक्स बनेगा? 1,40,000। तो 1,40,000 रुपए का ये टैक्स बन गया, तो टोटल कितना आ गया? 1,70,000 रुपए का टैक्स निकल के आ गया। और अगर मैं इसमें 4% सेस जोड़ दूंगा तो आप सब जानते हो 1,70,000 प्लस में 4%, तो टोटल कैलकुलेशन जो होगी वो 1,76,800 जो है वो टैक्स मेरा यहां पे निकल के आएगा। आप चेक करो, ये टैक्स निकल के आ रहा है जी। आई होप आपको समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो मैंने यहां पे लिखा भी है कि टिल दिसंबर 24 और जनवरी 25 तक 15 लाख की इनकम पे 1.5 लाख बनता था। अब जिनके एग्जाम मई, जून, सितंबर 25 या जनवरी 26 में है, 15 लाख रुपए की इनकम पे 1,40,000 रुपए का टैक्स बनेगा। तो ये अपने दिमाग में आप लेके चलना, बस ये पर ध्यान दो। तो एक बच्चा कहता है, ओए गाबे गाबे, ओए गाबे, यार एक बात बता, हमें तो याद ही नहीं आ रहा 15 पे 1,40 कैसे बनता है। तो आप बस 1 सेकंड लगा के बता सकते हो कि 15 लाख पे 1,40 कैसे बनता है? बताओगे 15 पे 1,40 कैसे बनता है? क्योंकि जिन्होंने पहले अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ उनको तो समझ में आ गया कि 15 लाख पर 1,40 बन रहा है, बट जो भूल चुके हैं पहले का कि 15 पे 1,40 कैसे बनता है,
तो 2 मिनट के अंदर यहां पे सुन लेना। अगर मेरी इनकम 15 लाख रुपए है तो सब जानते हो पहले 3 लाख तक तो नील है, फिर 3 लाख से लेके 7 लाख बीच में गैप कितना आ रहा है 4 लाख, तो उस 4 लाख पे 5% 20,000 पे आ गया। फिर 7 लाख से 10 लाख तो बीच में गैप कितना आ रहा है 3 लाख, उस 3 लाख पे 10% 30,000 पे आ गया। फिर 10 लाख से 12 लाख तो बीच में गैप कितना आ रहा है 2 लाख, उस 2 लाख पे 15% 30,000 पे आ गया। फिर 12 लाख से 15 लाख बीच में गैप कितना आ रहा है 3 लाख, उस 3 लाख पे 20% आ गया, 60,000 रुपए का टैक्स आ गया। और जितनी इनकम 15 से ज्यादा है उसका 30%। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप चेक करना 1,40,000 पे आंसर निकल के आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा है, यश कह रहा है सर क्या एग्जाम में हम ये लिख सकते हैं कि 15 लाख तक की इनकम पे 1,40,000? यस लिख सकते हो, बट वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। और ऑब्वियस बात है क्वेश्चन तो बड़ा ही आएगा, तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट 15 लाख तक तो है वो हमारा 1,40,000 है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। क्या इसको पैक कर दूं? हाँ जी, 2 अमेंडमेंट हमने क्लियर कर लिए अभी तक। पहली अमेंडमेंट कौन सी? अब हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा 24-25, असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा 25-26। पहली अमेंडमेंट ये। दूसरी, नॉर्मल स्कीम सेम है जो तुमने पहले पढ़ी, नॉर्मल स्कीम आज भी सेम है, उसके टैक्स रेट में कोई भी फर्क नहीं है, स्लैब रेट भी सेम है। डिफॉल्ट स्कीम 115 बीएससी वाले, उसमें चेंज आ गया। उसमें क्या चेंज आ गया? 3 लाख तक नील, 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख। रेट ऑफ टैक्स वही है 5%, 10%, 15%, 20% और 20% के बाद सीधा 30% रेट एप्लीकेबल होगा। 25% वाला रेट यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ये हमारी सेकंड अमेंडमेंट आ रही है। यहां तक क्लियर है? चलो, अब बच्चा कहता है सर गाबा सर, ओ मेरे गाबा सर, ओ मेरे गाबा सर, एक बात बताओ, ये जो डिफॉल्ट स्कीम होती थी और डिफॉल्ट स्कीम में वो जो कई सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशन नहीं मिलती थी, जो वो वाली जैसे सैलरी में एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलता था, ठीक है, और वो एलटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता था, ठीक है, वो जो अलाउंस नहीं मिलते थे, तो उसमें भी कोई अमेंडमेंट है? आंसर इज नो। मतलब जो डिडक्शन और एग्जम्पशन पहले नहीं मिलती थी आज भी सेम है। तो जो आपने पहले वहां पढ़ा अब भी सेम है। इसको हम रिवीजन क्लास के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये रिवीजन क्लास नहीं है, अमेंडमेंट क्लास है। इसमें सिर्फ अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपने पहले पढ़ा चेक करो, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक छोटा सा चेंज जो यहां पर आया है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। वैसे मैंने बता दिया था ये चेंज वैसे लास्ट अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल था, बट इस अटेम्प्ट के लिए कंफर्म इसमें से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। इसको थोड़ा ध्यान सुन लेना, इसमें क्या चेंज है जी। याद है, अगर कोई बंदा डिफॉल्ट स्कीम लेता है, हेलो भाई साहब इधर सुनो, अगर कोई बंदा डिफॉल्ट स्कीम लेता है तो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर मैंने कहा था कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को किसी दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, ये बात हमने की थी डिफॉल्ट स्कीम के अंदर कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं तो सेम हेड की इनकम से खत्म कर लो, दूसरे हेड की इनकम से नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारे लॉस बच जाते हैं तो हम पहले क्लास में कहते थे कैन बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि बेयर लॉ को अगर मैं पढ़ूंगा तो बेयर लॉ के बेस पे वो कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए। बट गवर्नमेंट की स्पेशल क्लैरिफिकेशन यहां पर आई और उसको मॉड्यूल में इंक्लूड किया गया कि अगर तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस बच जाते हैं डिफॉल्ट स्कीम में, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो अमेंडमेंट पहले वैसे हमने डिस्कस कर ली थी, बट इसको थोड़ा ध्यान देके चलना कि भैया आपके जो लॉस अगर बैलेंस होंगे उसको तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वो तुम्हारे डेड लॉस हो जाएंगे, वो तुम्हारे लैप्स हो जाएंगे, उसका इनकम टैक्स में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर अब ओल्ड रिजिम कौन सी होगी? पहले वाली 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख वाली, वो भी ओल्ड रिजिम है जी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बनेगा ओल्ड रिजिम से तो वही हमारी ओल्ड रिजिम है। ये जो हम कर रहे हैं इसको न्यू रिजिम कहते हैं या डिफॉल्ट रिजिम कहते हैं। डन, इसको लॉक कर दूं। चलो अब एक बार अगला पॉइंट देख लो जी, अगला पॉइंट देख लो। अब एक बात मेरे को और बताओ, अब यहां पे ना कुछ बुक्स में थोड़ी सी दिक्कत थी और मैंने YouTube पर आकर कुछ बच्चों को क्लियर भी किया था। ये अमेंडमेंट नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो मैं बताने जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, सोच के बताना मुझे। अगर मान लो मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है, अगर मान लो मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है, मेरे को सारे बच्चे बोल देना बस, क्या मुझे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है? मिलता है। क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है? नहीं मिलता है। ये बात तो क्लियर है, ये बात तुम सब जानते हो।
कि भैया अगर मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है सेक्शन 32(1)(2)(a) वाला वो मुझे नहीं मिलता। बच्चा करे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात मेरे को बताना, अगर मैंने मान लो यहां पे नॉर्मल स्कीम ली है और अगले साल मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है, अब यहां पे नॉर्मल स्कीम है, यहां पे डिफॉल्ट स्कीम है। अच्छा, अगर मैंने इस साल नॉर्मल स्कीम ली है, इस साल नॉर्मल स्कीम ली है, तो क्या इस साल मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा? मेरे को सारे बच्चे हाँ या ना में बताओ जी, मेरे को सारे बच्चे हाँ या ना के अंदर बताओ। अगर मैंने इस साल नॉर्मल स्कीम ली है इस साल, तो क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा जी? यस या नो? बिल्कुल मिलेगा। अमन कैसी नालायक वाली बातें कर रहे हो? मिलेगा ना अगर मैंने नॉर्मल स्कीम ली है। भाई तुम क्या बात कर रहे हो, नो नो क्यों लिख रहे हो? नालायक हो क्या? अरे नालायको, अगर मैंने नॉर्मल स्कीम ली है, नॉर्मल नॉर्मल स्कीम, रेगुलर स्कीम, उसमें तो मिलेगा एडिशनल, उसमें तो यस आएगा ना, इसमें मिलेगा जी। ठीक है। अच्छा, अगले साल मैंने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो अगले साल मुझे एडिशनल नहीं मिलेगा, ये बात हम सब जानते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, जो मुझे मेन बताना है, अमेंडमेंट नहीं है, बट तुम पेपर में गलती मत करके आना, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। मेरा क्वेश्चन यह, मैंने नॉर्मल स्कीम ली है और जो मैंने नई मशीन ली उस मशीन को यूज किया लेस देन 180 डेज के लिए। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, अगर मैंने मशीन को यूज किया लेस देन 180 डेज के लिए तो क्या मुझे एडिशनल फुल मिलेगा या हाफ मिलेगा? मेरे को सारे बच्चे बताओ, क्या मुझे एडिशनल फुल मिलेगा या हाफ मिलेगा? आंसर तो मुझे फटाफट से दी। मुझे एडिशनल फुल मिलेगा, हाफ मिलेगा जी? हाफ मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेट हमारा कितना 20% है, तो अगर रेट 20% है तो कितना मिलेगा? हाफ मिलेगा। हाफ मतलब 10% मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मान लो अगले साल मैंने डिफॉल्ट की बजाय नॉर्मल स्कीम ली है, अगले साल मैंने डिफॉल्ट नहीं ली, नॉर्मल ली है, तो क्या बचा हुआ 10 मैं अगले साल क्लेम कर सकता हूं? क्या बचा हुआ 10 मैं अगले साल क्लेम कर सकता हूं? यस या नो? भाई मेरे को इस बार 10 मिल गया क्योंकि लेस देन 180 है, अगली बार भी मैंने नॉर्मल स्कीम ली है, अगली बार भी नॉर्मल स्कीम ली है, तो क्या बचा हुआ 10 मैं अगली बार क्लेम कर सकता हूं? यस, क्लेम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगली बार भी नॉर्मल स्कीम है, अगली बार भी नॉर्मल स्कीम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो हमने लॉ में पढ़ी थी, ये बात तो हमने सेक्शन 32(1)(2) के अंदर पढ़ी थी कि अगर तुमने हाफ क्लेम कर लिया तो बैलेंस हाफ तुम अगली बार भी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन क्योंकि अगले साल भी तुमने नॉर्मल स्कीम ली है। बट मेरा क्वेश्चन यह कि अगर मैंने नॉर्मल की बजाय अगले साल डिफॉल्ट स्कीम ली है, तो बस अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, अगर मैंने अगले साल डिफॉल्ट स्कीम ली है तो क्या बचा हुआ 10 मैं अगली बार क्लेम कर पाऊंगा, नहीं क्लेम कर पाऊंगा? तो आंसर इज नो। बस मैं ये कह रहा हूं जी। बस आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये है क्या, ये पता था, आपको पता था, बट आप में से काफी सारे बच्चे यहाँ पे गलती करके आते थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते थे, सर यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा? रीजन आपने डिफॉल्ट स्कीम ले ली है। फिर बच्चे आर्ग्यू करते थे, सर बट टोटल तो 20 है, हमने लिया 10, तो 10 तो मिलना चाहिए। यस, मिलना चाहिए, बट तुमने अगर डिफॉल्ट स्कीम ले ली है ना तो बचा हुआ 10 तुम्हारा लैप्स हो जाएगा, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या इसको पैक कर सकता हूं जी? पक्का पक्का। चलो, अब यहां पे ये अमेंडमेंट है, ये मैंने आपको, अमेंडमेंट तो नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। उसके बाद यहां पे आपको मैंने बता ही दिया, इसमें कोई भी चेंज नहीं है जी, ये बिल्कुल सारा सेम चल रहा है जी, ये सारा सेम चल रहा है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अब ये भी अमेंडमेंट नहीं है, एक क्लैरिफिकेशन है। तुम सब जानते हो अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो एएमटी वाला चैप्टर जो तुमने क्लास के अंदर पढ़ा है वो एएमटी वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है। और अगर डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली, नॉर्मल स्कीम ली है, तो वहां पर हमें एएमटी भी कैलकुलेट करना पड़ता है। ये क्लैरिफिकेशन है, बस इसको दिमाग में लेके चलना कि जब तुम क्वेश्चन डिफॉल्ट स्कीम से कर रहे हो तुम्हें एएमटी वहां पे नहीं निकालना, जब तुम क्वेश्चन नॉर्मल स्कीम से कर रहे हो तुम्हें वहां पर एएमटी निकाल के फिर तुम्हें कंपेयर करना पड़ता है कि टैक्स गवर्नमेंट को देना कौन सा है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अगेन इसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो तुमने पहले पढ़ा वो सेम है। अब आ जाओ जी, मैं अगली अमेंडमेंट कराता हूं। ये है सबसे खतरनाक भाई, ये है खतरनाक, इसमें हमारा पूरा टाइम लगेगा, आज वाली क्लास हमारी इसमें लगेगी। इसको हम अभी डिटेल में तो कैपिटल गेन में ही करेंगे। सर कैपिटल गेन में अमेंडमेंट अच्छे से करा दोगे? करा दूंगा सर। अगर हमने पहले नहीं पढ़ा तो भी समझ में आ जाएगा? आ जाएगा सर। कैपिटल गेन के अमेंडमेंट में कितने घंटे लगाओगे? जितने तुम बोलोगे उतने लगा दूंगा। सर कितने क्वेश्चन करेंगे? जितने तुम बोलोगे उतने करा दूंगा। तुम कहोगे मेरे को 6 घंटे कैपिटल गेन करवाना है, मैं 6 करवा दूंगा, 8 करवा दूंगा, बट कैपिटल गेन का क्वेश्चन तुम इस बार गलत नहीं करके आओगे, ये मेरा तुमसे वादा है।
बहुत बढ़िया तरीके से अमेंडमेंट करेंगे हम कैपिटल गेन में, बट उसका इंपैक्ट थोड़ा सा भी सुन लेना, यहां पे थोड़ा ध्यान देना, यहां पे अमेंडमेंट्स काफी सारी आई हैं। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैंने अभी भी क्या बोला कि आपके दो रेट होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक स्पेशल, एक नॉर्मल और एक स्पेशल। नॉर्मल में ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम मतलब नॉर्मल स्कीम सेम है, न्यू रिजीम में जो अमेंडमेंट थी वो अमेंडमेंट मैंने बता दी, वो अमेंडमेंट तुमने कर ली, उसका क्वेश्चन भी हमने कर लिया। फिर मेन मुद्दा आता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो हैं उसमें अब यहां पे अमेंडमेंट आई है, और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी सारे नहीं, जो कैपिटल गेन वाले रेट ऑफ टैक्स है ना उसमें अमेंडमेंट निकल के आई है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार चेक करते हैं कैपिटल गेन में क्या क्या अमेंडमेंट आई हैं। मैं आपसे कुछ बातें पहले पूछूंगा, उसके बाद आप मुझे आंसर देना चाहिए। इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिख के आया हूं, इस क्वेश्चन को ना अभी हम करेंगे और तुम्हें मजा आ जाएगा भाई साहब, तुम्हारे दिमाग की नसें खुल जाएंगी, इसको भी हम करेंगे। पहले अमेंडमेंट समझ लो, फिर तुम्हें क्वेश्चन करने का मजा आएगा। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अभी तक तुमने स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में क्या पढ़ा है? सर 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 हम बताएंगे। मैं कब बताऊं सर? एक तो आपने हमें क्लास में करवाया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 वाला होता है, उसमें आपने कहा था 20% टैक्स लगता है और 20% टैक्स लगता है आफ्टर इंडेक्स। मैं कहा अच्छी बात है, चलो शुक्र है भगवान का तुम्हें याद तो है। और बताओ तुमने क्या पढ़ा हुआ है? सर हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। आपने उसमें कहा था कि 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होते हैं, और 1 लाख के बाद जो कैपिटल गेन होते हैं वो 10% टैक्स होता है। मैं कहा इसमें इंडेक्सेशन होता है? सर इंडेक्सेशन इसमें होता ही नहीं, इसकी कॉस्ट निकालने का तरीका 112A में दिया होता है, हमें याद है सर, हम भूल ही नहीं सकते। अच्छी बात है चलो। सर फिर एक आपने हमें बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला होता है। सर उसमें शॉर्ट टर्म गेन 111A में आपने कहा था 15% टैक्स लगता है। मैं कहा अच्छी बात है। ये 3 तुम्हें याद है, हाँ या ना? पहले बताओ हाँ या ना। हाँ या ना बताओ पहले सारे बच्चे, जल्दी बताओ फटाफट से, हाँ या ना तुम्हें याद है नहीं याद है जी? ये 3 याद है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का पक्का। चलो अब सुनो ध्यान से, अब तुम्हें यह तो याद होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20% तक आफ्टर इंडेक्सेशन, लॉन्ग टर्म गेन 112 है 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 1 लाख के बाद 10% टैक्सेशन, और शॉर्ट टर्म गेन 111 है 15% टैक्सेशन। अब गवर्नमेंट करे सुनो, अच्छा तुम्हें थोड़ा सा ये भी याद करवा दूं, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A तुम कब लगाते थे? याद करो, वो शेयर्स वाले केस में, याद है? शेयर्स हो गया, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया, अगर उसको बेचते थे एसटीटी पे करते थे तो 112A वाला था, 1 लाख एग्जाम्प्ट, 1 लाख के बाद 10% टैक्स। और जो 112A में कवर नहीं होते, लैंड बिल्डिंग हो गया, गोल्ड, ड्रॉइंग, पेंटिंग, बाकी सब कैपिटल एसेट पे अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो 112 लगता था। और ये शॉर्ट टर्म गेन 111 है, ये भी शेयर्स वाले केस में था, अगर आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेची हैं तो 111 है। और इनको छोड़ के जो शॉर्ट टर्म गेन होगा उस पर स्लैब रेट लगता था, जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन थे उस पर स्लैब रेट था। आई थिंक ये आपको बातें पता होंगी, नहीं पता तो कैपिटल गेन में डिस्कस कर लेंगे, तुम टेंशन मत लेना। अब सुनो अमेंडमेंट क्या आई है जी। सीतारमन जी को लगा बड़ी दिक्कत वाली बात है, सीतारमन जी ने कहा ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। अब सीतारमन जी ने भाई साहब बजट में क्या किया आप सब जानते हो। पहला बजट आया फरवरी में, फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में इनकी गवर्नमेंट बनी, और फिर बजट आया जुलाई में। और जब जुलाई के अंदर बजट आया ना, आप सब जानते हो, जब इन्होंने पहला बजट आया था उसी टाइम पर मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज आ गई थी, इंडेक्सेशन खत्म हो गया। ये न्यूज आ गई थी इंडेक्सेशन खत्म, ये हाय 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 हाय, मार्केट में हर न्यूज चैनल के अंदर खबर थी इंडेक्सेशन खत्म हो गया, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया, 12.5% हो गया, 10% हो गया, इंडेक्स लगेगा, कोई कह रहा है इंडेक्स लगेगा, कोई कह रहा है इंडेक्स खत्म हो गया, फिर किसी ने बोला 20% है, किसी ने बोला 12.5% है, किसी ने बोला लिमिट 1,25,000 की होगी। भाई साहब दिमाग खराब हो गया था, हुआ क्या है? और तुम तो वैसे ही पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो भाई साहब आइडिया था कि यार कुछ तो चल रहा है। अब तुम्हें बट ये समझ में नहीं आ रहा था कि रेट ऑफ टैक्स हुए क्या, एक्चुअल में क्या हुए हैं। तो फाइनल बजट जब जुलाई के अंदर आया तो अब सुनो फाइनल कंक्लूजन क्या है। मैं अभी कंप्यूटेशन नहीं कराऊंगा, कंप्यूटेशन पूरी डिटेल में करेंगे कैपिटल गेन में। अभी सुनो रेट ऑफ टैक्स क्या हो गए हैं। सबसे पहले बात करता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A की बात करता हूं जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, अब रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर आपने एसेट ट्रांसफर की है 1 अप्रैल, मतलब ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ टैक्स बता रहा हूं, 1 अप्रैल 2024 से
23 जुलाई मतलब 23 जुलाई 2024 से पहले। इट मींस अगर आपने इसके बीच में शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, यूनिट्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कर दिए, तो रेट ऑफ टैक्स हमने क्या पढ़ा था 10%। बट याद है पहले लिमिट क्या थी? 1,00,000 रुपए की। अब गवर्नमेंट ने यहां तुम्हें फायदा दिया है, 1,25,000 रुपए की जो गवर्नमेंट नई लिमिट लेके आई है वो पूरे साल के लिए लेके आई है। मतलब गवर्नमेंट ने वो लिमिट ये नहीं बोला कि जिस दिन बजट आया उस दिन के बाद से जो गेन होंगे, गवर्नमेंट ने कहा 1,25 के हम लिमिट लेके आ रहे हैं और 1,25 की लिमिट जो है वो पूरे साल के अंदर एप्लीकेबल होगी। मतलब टोटल लिमिट जो तुम्हें मिलेगी 1,00,000 की नहीं मिलेगी, 1,25 की मिलेगी। तो मतलब अगर आपके कैपिटल गेन इसके बीच में आ रहे हैं तो 1,25,000 रुपए तक का कैपिटल गेन अब एग्जम्प्ट है, और 1,25,000 से ऊपर के जो कैपिटल गेन होंगे उस पर 10% टैक्स है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। बट अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट जो 112A वाली है अगर वो ट्रांसफर की है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, तो गवर्नमेंट ने बोला 1,25,000 रुपए तक तो एग्जम्प्ट है, 1,25,000 के बाद जो होगा अब 12.5% यहां पे टैक्स लगेगा। ये अमेंडमेंट आई है 112A के अंदर, रेट ऑफ टैक्स ये बदले हैं। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा मैंने क्या बोला। मतलब आप ये मान के चलो आपके सामने दो चीजें हैं। अच्छा याद है ये क्लेश पहले तुम्हारा आरएफए के अंदर भी था, याद है आरएफए वाला जब तुम क्वेश्चन करते थे आरएफए के अंदर भी ऐसे अमेंडमेंट आई थी। आरएफए के अंदर भी डेट थी कि 5 महीने का आरएफए अलग निकलता था, 7 महीने का आरएफए सैलरी में अलग निकलता था। अब कैपिटल गेन में गवर्नमेंट यहां पर यह पंगा कर चुकी है, डेट बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। बिना डेट के तुम अब कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो डेट दिमाग में ना सेट कर लो भाई। ये मान लो कि 23 जुलाई को तुम्हारा बर्थडे है, बस सर हमारा आता नहीं, मान लो भाई 23 जुलाई तुम्हें भूलनी नहीं पड़ेगी, 23 जुलाई तुम्हें याद करनी पड़ेगी। 23 जुलाई 2024 एक ऐसी डेट है जिसके बेस पे कैपिटल गेन टिका हुआ है, क्योंकि इस दिन से पहले और इस दिन के बाद बहुत कुछ हुआ। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर किए हैं वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर कब किए हैं। तो अब यहां पे एक बार चेक करना चाहिए, इधर देखो ध्यान से। देखो यहां पे क्या लिखा है, पहले मैं 112A की बात कर रहा हूं, ये रहा 112A। देखो 112 में क्या चेंज आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ वही इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी यूनिट फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब क्या था 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 1,25,000, ठीक है, इफ ट्रांसफर टेक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024। मतलब अगर 22 जुलाई तक आपने ट्रांसफर कर दिए शेयर्स तो भाई फिर तो रेट ऑफ टैक्स लगेगा 10%। 1,25,000 रुपए की लिमिट है, अब 1,00,000 रुपए की लिमिट को भूल जाओ, 1,25,000 रुपए की ही लिमिट है। बट अगर तुमने ट्रांसफर किए हैं 23 जुलाई 2024 या उसके बाद तो 12.5% टैक्स हो गया, लिमिट अभी भी 1,25 की है। अब एक बच्चा कह रहा है सर टोटल लिमिट मतलब 2.5 लाख की हो चुकी है, 1,25 और 1,25, क्या टोटल लिमिट 2.5 लाख की है? गवर्नमेंट को पता था तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कंबाइन लिमिट जो है वो 1,25 की है। मतलब पूरे साल में हम जो एग्जम्पशन देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर मैक्सिमम 1,25,000 रुपए की देंगे, इसके ऊपर की देंगे। तो ये मत सोचना कि तुम 2.5 लाख की लिमिट ले जाओगे। आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे लिखा भी है कि टोटल एग्जम्पशन इन ए प्रीवियस ईयर कैन नॉट एक्सीड 1,25,000। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एग्जम्पशन मिलेगी पूरे साल की 125 मिलेगी, इससे ऊपर की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें मजा आएगा। बट इतना क्लियर हो गया। क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स सुनो कैच। क्रक्स ये आ रहा है 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 तक क्या रेट है? 1,25,000 तक नील, 1,25,000 से ज्यादा होने पर 10% टैक्स। जो तुमने पहले पढ़ा लिमिट बस चेंज हो गई है, लिमिट बस चेंज हो गई है। कैलकुलेट कैसे करेंगे तुम टेंशन छोड़ दो आयुष, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। फिर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद टिल डेट मतलब जो भी अभी चल रही है 1,25,000 रुपए एग्जम्प्ट है। 1,25,000 के बाद अब जो टैक्स लगेगा 12.5% लगेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब तुम ये मत कहना सर कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेंगे। मैं तुम्हें कैपिटल गेन कंप्यूट करना नहीं सिखाऊंगा, वो हम करेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। अभी तुम्हें क्या सिखाऊंगा कि अगर तुम्हारे कैपिटल गेन दे रखे हैं तो टैक्स कैसे निकालना है, क्योंकि हम चैप्टर कर रहे हैं टैक्स रेट का, अमेंडमेंट कर रहे हैं टैक्स रेट वाली।
यहां तक क्लियर हो गया? इतना दिमाग में लेके चलना। ये 112 के अंदर अमेंडमेंट आई है जी, बात समझ में आती है? अब एक बार आ जाओ 111 के अमेंडमेंट देख लो जी। लॉन्ग टर्म गेन 111 की जी, ये लिमिट उसके इसके लिए है अगर बोथ पीरियड में लो। नहीं 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 विक्रम, कभी भी गेन आया, अगर तुम्हारा बाद में आया तो भी एक 25 है, अगर तुम्हारा पहले आया तो भी एक 25 है, अगर दोनों पीरियड के अंदर आया तो भी टोटल मिला के एक 25 है। किस तरह से भी हम क्वेश्चन करेंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं हर तरह के तुम्हें क्वेश्चन दूंगा कि अगर पहले है तो क्या होगा, बाद में है तो क्या होगा, दोनों टाइम पर है तो क्या होगा, वो भी हम सारी बातें देख लेंगे जी। ठीक है जी, तो टेंशन मत लेना। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो 111A, अब देखो 111A में क्या जी, पहले तुमने क्या पढ़ा था 15%, अब 15% अभी भी है, बट कब? अगर आपने ट्रांसफर किया 23 जुलाई 2024 से पहले अगर ट्रांसफर किया तो 15% रेट ऑफ टैक्स है। मतलब अगर ये शेयर्स आपने 23 जुलाई 2024 से पहले अगर ट्रांसफर किए तो 15% है, और अगर ये एसेट आपने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद ट्रांसफर किया है तो रेट ऑफ टैक्स अब यहां पे बढ़ के 20% हो चुका है, तो 15% वाला 20% हो गया। ये आपका फर्क आया 111A के अंदर। क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स ये आ रहा है 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में अगर तुम ये ट्रांसफर करते हो तो जितने भी शॉर्ट टर्म गेन होंगे आंखें बंद करके 15% लगा देना चाहिए। जैसे तुम पहले करते थे वैसे तुम अब करोगे। बट अगर क्वेश्चन बना तुमने ट्रांसफर किया 23 जुलाई 2024 है उसके बाद, तो फिर रेट ऑफ टैक्स जो लगेगा वो 20% लगेगा। ये 111A के अंदर अमेंडमेंट आई है, बस ये पर ध्यान दो। ओल्ड में तो नहीं है ना, ये ओल्ड में तो नहीं है ना ये रेट। भाई सब में है मराठी आवाज, ये जो स्पेशल रेट कर रहे हैं भाई क्या हो गया तुम्हें? मैं दोबारा कह रहा हूं, पहली बार मत पढ़ना, पहले पढ़ चुके तो पढ़ना। अरे नालायको, ये स्पेशल रेट तो ओल्ड रिजीम हो न्यू रिजीम हो उसमें क्या फर्क पड़ता है? स्पेशल रेट सबके लिए सेम है, और ये अमेंडमेंट दोनों स्कीम के लिए, ये अमेंडमेंट डिफॉल्ट स्कीम के लिए नहीं है। बात समझ रहे हो? ये जो अमेंडमेंट हम कर रहे हैं ये दोनों स्कीम के लिए है, क्योंकि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो होते हैं वो दोनों स्कीम में रेट लगते हैं। तो ये मत कहना कि सर ओल्ड में करना है न्यू में नहीं करना। भाई जो कैपिटल गेन का चैप्टर है वो पूरा चेंज हो गया, और कैपिटल गेन का चैप्टर दोनों स्कीम के लिए सेम था। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? सर 31 मार्च से पहले लिमिट क्या होगी? त्रिदेवी, पहले लिमिट तो वही होगी जो पहले पढ़ी आपने। मैं तो अपने एग्जाम की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है ना। ऑब्वियस सी बात है, कर 31 मार्च से पहले है तो जो पुराने रेट होंगे वही एप्लीकेबल होंगे। बट मैं तुम्हें वो क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि हमारे एग्जाम में तो ट्रांसफर करेंगे प्रीवियस ईयर 24-25 में करेंगे ना। आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा? 24-25। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर जो क्वेश्चन देगा वो इसी साल में तो ट्रांसफर करेगा। तो बस ये देख लेना कि अगर ट्रांसफर इस पीरियड के बीच में है तो ओल्ड रेट लगाना है, अगर ट्रांसफर इसके बाद में है तो नया रेट लगाना है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं बस। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, अब एक बार आ जाओ भाई, अब आओ 112। ये है थोड़ा सा खतरनाक भाई, इसको तुम्हें मजा आएगा जब कैपिटल गेन में करेंगे ना, तुम्हें भाई साहब नजारे दिलवा दूंगा मैं। बस एक बार तुम कैपिटल गेन आने दो, तुम्हें मजा आएगा इसको करने में। अभी देखो अभी इसमें क्या चेंज आया। अभी तक बताओ तुम क्या करते थे? अभी तक करते थे 20% टैक्स है। देखो 20% अभी भी है। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच टेक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 24, तो 20% विद इंडेक्सेशन जो तुम पहले करते थे सेम अभी भी है। सर क्या इंडेक्सेशन खत्म हो गई? किसने बोल दिया खत्म होगी? नहीं खत्म हुई। अगर तुमने कैपिटल एसेट 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर की है, सेम कैलकुलेशन करनी है जो तुम पहले करते थे, सेम कैलकुलेशन करनी है। वही तुम आई को निकालोगे, वही तुम आई कोई निकालोगे, कैपिटल गेन निकालोगे, रेट ऑफ टैक्स 20% लगेगा, कोई भी चेंज नहीं है अगर वो एसेट ट्रांसफर की है 23 जुलाई 2024 से पहले। अब दिक्कत कब आई है? दिक्कत तब आई है जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर की ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद। अब देखो यहां पे गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपने ट्रांसफर की है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, अब क्या हो गया? फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अगर आपने लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर की है, सिर्फ लैंड बिल्डिंग, किसने? बाय एन इंडिविजुअल और एचईएफ, और किसी ने नहीं। अगर तुम इंडिविजुअल एचईएफ हो, तुमने लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर की है और तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, और वो लैंड बिल्डिंग तुमने एक्वायर की थी बिफोर
23 जुलाई 24, मतलब एक्वायर की थी पहले और बेची तुमने अब है, तो अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट कह रही है लोअर ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन जो पहले था, और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन विच एवर इज लेस, इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा जी। अब ये तुम्हें देखने में इजी लग रहा है, जब मैं कैपिटल गेन में इसको कराऊंगा ना, जब मैं कैलकुलेशन कराऊंगा तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, भाई साहब गवर्नमेंट ने किया क्या सर। मतलब ये अमेंडमेंट जो आई है ना, ये अमेंडमेंट बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं ये अमेंडमेंट कंप्यूटेशन में ही है, ये अमेंडमेंट कंप्यूटेशन में नहीं है, ये अमेंडमेंट टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पर आई है। मतलब इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी वो अलग तरीका है, वो कैपिटल गेन में आएगा। अब गवर्नमेंट करे जब तुम इस पर टैक्स निकालोगे तो हम तुम्हें ऑप्शन देंगे, ऑप्शन क्या देंगे? 20% विद इंडेक्सेशन, मतलब इंडेक्सेशन के बाद 20%, या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, जो भी लेस वाला होगा वो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा अगर तुम ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तब। बट अगर तुम ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते, आपने लैंड बिल्डिंग नहीं बेची, आपने गोल्ड बेचा, ड्राइंग बेची, पेंटिंग बेची, या लैंड बिल्डिंग आपने बेची बट आप रेजिडेंट नहीं हो, नॉन रेजिडेंट हो, उस केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है ट्रांसफर अदर कैपिटल सेट में 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब विद इंडेक्सेशन वाली गेम यहां पे है ही नहीं, इंडेक्सेशन अब खत्म हो चुका है अगर आपने एसेट 23 जुलाई 24 के बाद बेची है और वह एसेट इस कैटेगरी में कवर होती है। तो ये है पूरा 112 का गेम, यहां पे ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे यहां पे ध्यान दीजिए। और जिसने कैपिटल गेन नहीं पढ़ा मे भी उसको समझ में नहीं आएगा, तो आप ये सोचना कि जो मैं करा रहा हूं वो सही करा रहा हूं, क्योंकि जब हम कैपिटल गेन के अमेंडमेंट करेंगे होपफुली, कल वाली क्लास में तो नहीं करेंगे, आई थिंक परसों वाली क्लास में हम कैपिटल गेन के अमेंडमेंट स्टार्ट कर देंगे, और परसों से आने वाले 4-5 लेक्चर हमारे कैपिटल गेन की अमेंडमेंट ही चलेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ अमेंडमेंट नहीं कराऊंगा, उस अमेंडमेंट का पूरे कैपिटल गेन में क्या इफेक्ट पड़ा वो डिटेल में समझाऊंगा। तो हो सकता है कैपिटल गेन ही हमारा 6 से 8 घंटे चले, बट जब 6 से 8 घंटे के बाद तुम उठोगे ना कैपिटल गेन करके, तुम्हारा पूरा कैपिटल गेन हो चुका होगा विद अमेंडमेंट विद क्वेश्चन। अब जिन्होंने कैपिटल गेन पहले पढ़ा है मैं उनके लिए क्रक्स बताने चाह रहा हूं। अब यहां पे देखो क्रक्स क्या है, क्रक्स सुनो, क्रक्स क्या है इधर देखो ध्यान से। क्रक्स स्पेशल रेट, यहां पे देखो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, यहां पे ध्यान देना चाहिए। अभी रिबेट को छोड़ो ना नालायक, पहले जो करा रहा हूं उसको देखो। पहले इधर देखो, स्पेशल रेट में 3 रेट अभी तुम्हें बता रहा हूं, 3 रेट अभी बता रहा हूं जहां पर अमेंडमेंट आई है, बाकी अमेंडमेंट नहीं आई। लॉटरी वाले केस में सेम है, ऑनलाइन गेमिंग वाले केस में सेम है, उसके आपका अनएक्सप्लेन मनी वाले केस में सेम है। अमेंडमेंट जो है स्पेशल रेट में बस यहां पे आई है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है। ठीक है जी, पहले ऐसा कर लो, सिंपल सिंपल समझते हैं। पहले 111A की बात करते हैं। 111A वाले केस में क्या है? 2 केस है। 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 अगर ट्रांसफर क्वेश्चन में ट्रांसफर इसके बीच में किया हुआ है, आपने ट्रांसफर किया इस डेट के बीच में, तो जो भी कैपिटल गेन है उसका 15% टैक्स लगेगा। जो पहले पढ़ा आपने वही है। अगर आपने ट्रांसफर किया 23 जुलाई 2024 ऑन और आफ्टर, तो जो भी कैपिटल गेन है उसका 20% लगेगा। पहले बताओ यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है? छोटे छोटे बताओ जी, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? तब मैं आगे बढ़ूंगा जी। जल्दी बताओ, यहां कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा जी। डन, लॉक कर दो इसको। भाई जो भी तुम्हारे डाउट आ रहे हैं ना, ये विद इंडेक्सेशन विदाउट, अभी मैं तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी रिप्लाई करूंगा फिर कैपिटल गेन में को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपसे बस मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अभी हम अमेंडमेंट कर रहे हैं टैक्स रेट वाली, तो सिर्फ टैक्स रेट में क्या अमेंडमेंट आई है उतना ही समझो बस। जैसे कई बच्चों का डाउट आया, सर 23 जुलाई 24 के बाद बेचा तो क्या होगा? सर
23 जुलाई 24 के बाद खरीदा, उसके बाद बेचा तो क्या होगा? सर 23 जुलाई 24 से पहले खरीदा, बाद में बेचा तो क्या होगा? सर पहले खरीदा, पहले बेचा तो क्या होगा? टेंशन मत लो भाई, आपको मैं ऐसा डायग्राम बनवा दूंगा कैपिटल गेन के अंदर, आप जो मर्जी केस बना लेना उसके अंदर कवर होगा। अभी समझो टैक्स रेट क्या चेंज हुए, बस आप समझो, कैपिटल गेन का चैप्टर नहीं कर रहे, टैक्स रेट में अमेंडमेंट क्या है वो बता रहा हूं उसमें। तो रेट के अमेंडमेंट को समझो, कैलकुलेशन को मत समझो भी। अब यहां पे आओ, LT सीरी 112 है, अरे 23 जुलाई आएगा यहाँ पे, 23 जुलाई, यहां जुलाई लिख लेना जुलाई, ठीक है जी, जुलाई आएगा, जुलाई 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 जुलाई, ठीक है। अब एक बार फटाफट से आओ, अब यहां पे आ जाओ 112 है, इसमें दो केस बनाओ, 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 और 23 जुलाई 2024 ऑन और आफ्टर, इसके बीच में है तो 1,25,000 तक नील, 1,25,000 से ज्यादा आपका 10%, ठीक है जी। संजय रिबेट को छोड़ो ना, जब रिबेट पे आएंगे तो रिबेट भी डिस्कस कर लेंगे, अभी रिबेट वाली अमेंडमेंट करनी है, रिबेट में कोई अमेंडमेंट नहीं है बट फिर भी तुम्हें रिबेट बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आओ 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अप टू 1,25,000 नील, 1,25,000 से ज्यादा अगर है तो फिर गवर्नमेंट ने बोला यहां पे आपका टैक्स लगेगा 12.5%। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हो गया, 23 जुलाई ना, हाँ सही तो है, 23 जुलाई 23 जुलाई 23 जुलाई, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। अब तुम्हें बस दिक्कत ही आ रही है ना कि सर कैसे 1,25,000 रुपए की लिमिट चेक करेंगे, अभी उसका इसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन ही करा रहा हूं, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, बस इतना समझ लो, यहां पे 10% है, वहां 12.5 है, लिमिट एक 25 की है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ जी, अब यहां पे आओ 112 पे आओ जी, अब 112 पे आओ, 112 में गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, सुनो 112 में गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है। 112 में गवर्नमेंट कह रही है 1 अप्रैल 2024 से 22 जुलाई 2024 अगर तुम्हारा ट्रांसफर है तो लॉन्ग टर्म गेन 20% टैक्स आफ्टर इंडेक्स, आफ्टर इंडेक्स, ठीक है जी, आफ्टर इंडेक्स, डन। अंश पहले 120 नहीं है, पहले तो 1 लाख ही था ना, ये जो लिमिट हुई है इसी प्रीवियस ईयर से हुई है, तो 1/4/24 से लिमिट हुई है, उससे पहले वो 1 लाख की लिमिट थी, ठीक है। उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे देखो 23 जुलाई 2024 ऑन और आफ्टर, अब यहां पे गवर्नमेंट कह रही है दो केस हैं, दो केस हैं, बहुत ध्यान सुना, दो केस के हैं। आपने लैंड बिल्डिंग बेची है, ठीक है, आप इंडिविजुअल एचईएफ हैं, आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, ये 3 कंडीशन है। पहली बात तो आपने लैंड बिल्डिंग बेची, आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, आप इंडिविजुअल एचईएफ है। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड है तो गवर्नमेंट कह रही हम ऑप्शन देंगे आपको, क्या ऑप्शन देंगे आपको जी, हम ऑप्शन देंगे 20% टैक्स जैसे तुम निकालते थे आफ्टर इंडेक्स, या 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्स, जो भी तुम्हारे गेन आ रहे हैं इसमें से लेस वाला हमें पे कर देना, बट वो तब अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है। आपने लैंड बिल्डिंग बेची है, आप इंडिविजुअल एचईएफ हैं, आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ये बात ध्यान देना। अगर आप इसमें कवर नहीं है, आप इंडिविजुअल एचईएफ नहीं है, या आपने लैंड बिल्डिंग नहीं बेची, ठीक है ना, या आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, अदर केस में, अदर केस में तो गवर्नमेंट ने कहा एक ही रेट है 12.5% विदाउट इंडेक्स। बस अभी इतना समझ लो, इसके बाद जो भी तुम्हारे डाउट है वो मैं कैपिटल गेन में लूंगा जी, ठीक है ना, जो भी तुम्हारे डाउट है वो मैं कैपिटल गेन में लूंगा, क्योंकि ये सारी बातें हमने करनी पहले भी हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें हमें करनी उसके कैपिटल गेन के अंदर भी है। अब सिर्फ ये समझ लो रेट ऑफ टैक्स में अमेंडमेंट आई है, बस ये पर ध्यान दो। हाँ एक्वायर तो ऑब्वियस ही बात है 23 जुलाई 24 से पहले हो जी,
हाँ हाँ ऑब्वियस ही बात है भाई, एक्वायर तो पहले ही होगा ना, अगर एक्वायर भी बाद में होगा फिर तो नया रेट ही लगेगा। यहां लिख लो एक्वायर बिफोर 23 जुलाई 2400, ऑब्वियस सी बात है जी। ठीक है, लॉक कर दे इसको। हाँ रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट, चाहे ROR हो चाहे RNOR हो, दोनों केस में सेम है जी। क्लियर है, पक्का पक्का समझ में आ गया तो अच्छी बात है, थोड़ा समझ में आ गया अच्छी बात है, 50% आ गया अच्छी बात है, पूरा आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम कैपिटल गेन में दोबारा से ये बातें बहुत डिटेल में करेंगे, फिर आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। डन। मानसी इसका स्क्रीनशॉट मत लो यार, जब मैं तुम्हें कैपिटल गेन में कराऊंगा ना इसका डायग्राम, तुम कहोगे सर ये क्या ही था। वो डायग्राम मास्टर डायग्राम है पूरे कैपिटल गेन का, कि आपने यहां खरीदा यहां बेचा, यहां खरीदा यहां बेचा, यहां खरीदा यहां बेचा, इंडिविजुअल हो कंपनी हो HF हो, तो पूरा डायग्राम मेरा तैयार बना हुआ है, कैपिटल गेन में तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें मजा आएगा जी। ठीक है जी, चलो अब इधर देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ना इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लेके जाना चाहता हूं। आ जाओ 112A वाले पर आओ, जहां तुम्हें कंफ्यूजन है, यहां पे आओ जी। लो जी, अब एक बार यहां पे चेक करना सारे बच्चे, चलो जी इधर देखो ध्यान से जी, प्लीज हेलो भाई साहब, अब यहां पे एक बार चेक करो, अब सारे बच्चे मुझे आंसर देना सारे के सारे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A अराइज की है 8 मई 2024 को, 8 मई 2024 मतलब 23 जुलाई 24 से पहले 8 लाख के, और बिजनेस की इनकम तुम्हारी 1 लाख रुपए की है। उसने बोल दिया टैक्स निकाल के बता दो, अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ले रखी है, डिफॉल्ट स्कीम, तुम मत करना, तुमसे गलती हो जाएगी। नहीं गलती होगी, करके देख लो, एक बार करके बताना टैक्स कितना आएगा। देखता हूं तुम्हें कितना याद है, तुम सबने पहले तो पढ़ाई हुआ है ना, निकालना कितना टैक्स आएगा इसका। डिफॉल्ट स्कीम लिए, डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्कीम लिए जी 70,000, 67,500, इधर देखो ध्यान से नालायकों, इधर देख लो, मैं तुम्हें पहले ही कहा था तुमसे गलती हो जाएगी, इधर देखो ध्यान से। पहले मेरे को ये बताओ, 1 लाख की लिमिट, इसमें से 1 लाख की लिमिट माइनस होगी, 1,25,000 की लिमिट माइनस होगी। इधर देख लो, मैं चाहूं तो अमेंडमेंट 2 घंटे 3 घंटे में भी खत्म कर सकता हूं, सिर्फ अमेंडमेंट अमेंडमेंट बताऊंगा तो अमेंडमेंट अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है, फिर तुम बाद में समझते रहना। अब जब मैं तुम्हें समझा रहा हूं तुम देख नहीं रहे इधर, फिर तुम बोलोगे सर अमेंडमेंट समझ में नहीं आई, बस याद हो गई। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 1 लाख की लिमिट मिलेगी, एक 25 की लिमिट मिलेगी, एक 25 की लिमिट मिलेगी। अब एक बात और बताओ, याद करो हमने रेगुलर बैच के अंदर भी किया था, जो हमारी अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट होती है, वो भी तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में यूज करते हैं। अब यहां पर 1 लाख बिजनेस की इनकम है, डिफॉल्ट स्कीम है, तो 3 लाख की लिमिट है, 3 लाख में से 1 लाख ही हो गया, तो 2 लाख रुपए की लिमिट वो भी तो बची है, तो 2 लाख रुपए की लिमिट वो भी तो यूज करोगे लॉन्ग टर्म गेन 112 में। इधर देखो ध्यान से नालायकों, अब यहां पे क्या करोगे, 8 लाख माइनस, बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश, 1,25,000 की लिमिट माइनस वो 2 लाख की अनएग्जॉस्टेड लिमिट यूज करोगे। अब रेट ऑफ टैक्स बताओ, रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, 10% या 12.5%, 10%, क्योंकि 22 जुलाई तक है, 23 जुलाई से पहले है, तो रेट ऑफ टैक्स लगेगा 10%। अब यहां पे एक बार चेक करना जी, 8 लाख माइनस में 1,25,000 माइनस में वो 2 लाख, इसका 10%, तो टैक्स बनेगा 47,500। इसमें मैं सेस एप्लीकेबल नहीं कर रहा, सेस लगेगा इसमें, सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूं टैक्स कैसे निकलेगा। सेस अगर लगाना है इसमें 4% जोड़ लेना, तो सेस के बाद आएगा 49,400 रुपए, इसका आंसर आएगा जी, काम खत्म जी। क्लियर है मानसी, पता कैसे लगेगा लिमिट कहां यूज करनी है, वो हम रेगुलर बैच में कर चुके हैं मेरे बच्चे। रेजिडेंट होना चाहिए, वो लिमिट यूज नहीं होनी चाहिए, कहां कहां यूज करते हैं वो भी हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था। नहीं याद तो फिर रिवीजन क्लास में समझना पड़ेगा आपको जी। लो जी, एक बच्चा कह रहा है 2 लाख कहां से आया यार, बड़ी दिक्कत वाली बात है यार ये तो यार। अबे नालायक को 3 लाख की एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती क्या डिफॉल्ट स्कीम में, तो 3 लाख में से 1 लाख यहां यूज हो गया, जो 2 लाख अनएग्जॉस्टेड बचा, तो उस 2 लाख को तो यहां यूज करोगे ना, तो 8 में से 2 चले गए, 1,25 उसकी लिमिट है, तो उसके बाद जो बचेगा वहीं 10% लगाओगे ना। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ, ये निकालो।
ये बताओ मेरे को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 अराइज हुआ है 5 अगस्त 2024 को। 5 अगस्त 2024 को 6 लाख रुपए, बिजनेस की इनकम 1 लाख रुपए। बताओ क्या होगा जी, जल्दी बताओ अब क्या होगा जी। ले, एक पवन कह रहा है 112 में अनएग्जॉस्टेड बेसिक असम्पशन लिमिट यूज ही नहीं होती। किसने बोल दिया भाई? ठीक हो ना, रिबेट नहीं मिलती उसमें से नालायकों, यूज ही नहीं होती। वो कैजुअल इनकम में यूज नहीं होती, लॉटरी इनकम में यूज नहीं होती। ये तो प्रॉब्लम है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसका आंसर बताओ यहां पे क्या होगा। पहले मेरे को ये बताओ, यहां पे 6 लाख में से लिमिट कितनी माइनस करूंगा? 1,25,000। लिमिट तो 1,25 की है ना भाई। 23 जुलाई से पहले है तो भी 1,25 की लिमिट है, 23 जुलाई के बाद है तो भी 1,25 की लिमिट है। अच्छा 1 लाख यहां पे है, डिफॉल्ट स्कीम है तो 2 लाख वो बचे, तो 6 लाख में से 1,25,000 रुपए की तो वो लिमिट माइनस कर दो, माइनस 2 लाख रुपए का जो अनएग्जॉस्टेड स्लैब रेट है। अब इस पे सारे बच्चे बोल दो 10% है 12.5%। 12.5% लगेगा, क्योंकि आपने जो ट्रांसफर किया वो आपने ट्रांसफर किया 23 जुलाई 24 या उसके बाद ट्रांसफर किया। तो अगर आप यहां पे चेक करोगे 6 लाख में से 1,25,000 गए, माइनस में 2 लाख रुपए गए, तो इसका 12.5% अगर आप लगा दोगे तो ये बनेगा 34,375। और अगर 4% सेस भी जोड़ दोगे तो साहब ये आंसर आएगा 35,750 रुपए आंसर आएगा जी। डन। क्या इसको लॉक कर दूं? अब तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई, बाकी तुम कैपिटल गेन में समझ लेना अच्छे से। अभी बस मोटा मोटा समझ में आ रहा है ना तुम्हें, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होगा तभी अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डन। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। लो जी ये क्वेश्चन देखो, अब ये है मजेदार क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन मजेदार है भाई, ये क्वेश्चन मजेदार है। अब मेरे को बताना सारे बच्चे, लॉन्ग टर्म गेन 112 8 जून 2024 को 8 लाख रुपए, और लॉन्ग टर्म गेन 112 25 दिसंबर 2024 को 6 लाख रुपए, और आपकी अदर इनकम जो है, अदर इनकम वो नील है, अदर इनकम है ही नहीं आपकी, और डिफॉल्ट स्कीम ली है। अब बताओ क्या करें? अब है मजेदार जी। और अगर बेटे क्लास अच्छी लगी और अगर तुम कमेंट और लाइक करके नहीं गए ना, भगवान भी देख रहे हो ऊपर से बैठ के, तुम्हें पाप लगेगा, ध्यान रखना। अब बताओ क्या करना है जी। अरे यार बच्चा कह रहा 2 लाख समझ नहीं आया, मेरे भिंडी, मेरे बैंगनी, मेरे कटहल कलर के बच्चे, अरे मेरे नालायक बच्चे, 3 लाख की एग्जामिशन लिमिट होती है, 1 लाख पीजीबीपी में यूज हो गई, 2 लाख की लिमिट बची, उस 2 लाख की लिमिट को यूज कर रही है। और ये तुमने रेगुलर बैच में पढ़ा होगा, तुमने क्लास कहीं से भी ली होगी, बट ये पढ़ा होगा कि अनएग्जॉस्टेड एग्जामिशन लिमिट तुम यूज कर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले एक बात मेरे को बताओ, सारे बच्चे बहुत ध्यान से बात सुनना। प्रॉब्लम क्या आ रही है? सारे बच्चे मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है सर, ये 23 जुलाई से पहले है, यहां रेट ऑफ टैक्स है 10%, ये वाला 23 जुलाई के बाद है, यहां पे रेट ऑफ टैक्स है 12.5%, और 1,25 की लिमिट आपने बोला यहां पर, 1,25 की लिमिट यहां पर, और अगर एग्रीगेट करूंगा तो पूरे साल में लिमिट मिलेगी 1,25। तो क्वेश्चन ये निकल कह रहा है कि 1,25 की लिमिट किस में से माइनस करूं, इसमें से या इसमें से? तो गवर्नमेंट ये बात कहती है वो तुम्हारे ऊपर है, मोर बेनिफिशियल टू असेसी। मतलब यहां पे गवर्नमेंट ने कोई सीक्वेंस नहीं दिया कि 1,25 की लिमिट तुम्हें पहले में से यूज करनी है बाद में से करनी है, गवर्नमेंट कह रही मोर बेनिफिशियल। मतलब जहां तुम्हें सही लगता है ना, तुम 1,25 की लिमिट उसमें से यूज कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें 8 लाख में करनी है 8 लाख में कर लो, 6 लाख में करनी है 6 लाख में कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देना मुझे। तो मेरे को सारे बच्चे बोलना 1,25 की लिमिट मैं 8 लाख में करूंगा 6 लाख में करूंगा। ऑब्वियसली बात है मैं 6 लाख में करूंगा, क्योंकि वहां 12.5% वाला टैक्स है। अब वहां 12.5% वाला टैक्स है, वहां 10% वाला टैक्स है, तो मैं 10% वाला पे करूंगा, मैं 12.5 वाला क्यों पे करूंगा? तो गवर्नमेंट ये बात करेगी जो भी 1,25 की लिमिट है मोर बेनिफिशियल, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, जहां तुम्हारा टैक्स कम से कम भाई बच रहा है उसको तुम बचा लो, जहां तुम्हारा ज्यादा वाला टैक्स बन रहा है ना उसमें से तुम लिमिट यूज कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये बात तो क्लियर हो गई भाई, इसमें से हम यूज करेंगे 6 लाख में से 1,25। अब एक बात और बताओ, क्या 3 लाख की पूरी एग्जामिशन लिमिट मेरी बची है? सारे बच्चे बोल देना, क्या 3 लाख की मेरी पूरी एग्जामिशन लिमिट बची है नहीं बची? बोलो भाई, क्या 3 लाख की मेरी पूरी एग्जामिशन लिमिट बची है नहीं बची? यस बची है। अब जो मेरी 3 लाख रुपए की एग्जामिशन लिमिट बैलेंस बची है,
अगेन बता दो मेरे को, मैं 8 लाख में यूज करूं या 6 लाख में करूं? फिर दोबारा बोलूंगा 6 लाख में करूंगा, क्योंकि वहां टैक्स रेट मेरा ज्यादा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा तुम्हें 3 लाख की लिमिट यूज करनी है, भाई पूरे साल की इनकम में 3 लाख की लिमिट यूज होनी है। अब अगर पूरे साल की इनकम में 3 लाख की लिमिट यूज होनी है, अगर रेट सेम है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर रेट अलग अलग है तो जहां ज्यादा रेट ऑफ टैक्स है वो लिमिट मैं कम करूंगा ना। अब सुनो यहां पे क्या होगा फिर, अब यहां पे क्या होगा जी, अब सुनो यहां पे सारे के सारे बच्चे यहां पे क्या निकल के आएगा, यहां पे सुनो ध्यान से, अब 6 लाख में से 1,25,000 माइनस कर दो, ठीक है, 3 लाख की बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर दो, इस पे लगा दो 12.5% टैक्स, प्लस में और जो 8 लाख रुपए के ये लॉन्ग टर्म गेन 112 है, इस पे लगा दोगे 10% टैक्स। अब यहां पे चेक कर लो कितना आएगा जी, ठीक है। अब यहां पे देख लो जी, 6 लाख माइनस में 1,25,000 माइनस में 3 लाख, तो 1,75,000 का 12.5%, तो ये हो गया 21,875 रुपए का ये टैक्स हो गया, प्लस में 8 लाख रुपए का 10% ये हो गया, तो 80,000 रुपए का टैक्स ये हो गया, प्लस में 21,875 हो गया, ये हो गया 1,01,875, प्लस में 4% अगर मैं सेस करूंगा तो यहां पे आंसर आ गया 1,05,950 रुपए, ये फाइनल आंसर आएगा इंक्लूडिंग सेस। क्या मजा आ गया नहीं आ गया आपको? जल्दी बोल दो, मजा आया नहीं आया? मजा आ गया नहीं आ गया? अगर मजा आ गया तो सारे बच्चे लाइक का बटन ठोक देना फटाफट से, जल्दी बताओ जी। डन? अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का, अब तो आने लगा है। आ गया? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा ही आना चाहिए। डन? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगला क्वेश्चन भाई सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करो, 4 क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करो, 4 जल्दी सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 8 मई 2024 को 3 लाख रुपए हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म गेन 112 15 सितंबर 2024 को 4 लाख रुपए के हैं। और यहां पे अदर इनकम जो है, अदर इनकम आपकी नील है, यहां पे अदर इनकम नील है, डिफॉल्ट स्कीम लिया, बताओ क्या करूं जी? अब बताओ क्या करूं जी? बस क्लास खत्म होने वाली है, 6:30 बजे खत्म कर देंगे, क्या हो गया? 1-1.5 घंटा तो लेने दो यार, मतलब फ्री क्लास भी नहीं लेने दे रहे भाई, पेड भी नहीं लेने पहले, पेड तो चलो 3-3.5 घंटे की हो जाती है, बट अब तुम फ्री क्लास तो लेने दो 1-1.5 घंटा। हाँ जी बताओ क्या करेंगे जी? 27,500, 27,500 आपने कैसे निकाला यार? एक बात मेरे को बताना, इधर देखो ध्यान से, ओए हेलो भाई साहब इधर सुनो ध्यान से, पहले मेरे को ये बताओ, ये 4 लाख रुपए का है, 4 लाख रुपए का है, इसमें से 1,25,000 रुपए की लिमिट यूज कर ली, ठीक है। अच्छा 1,25 की मैंने लिमिट यूज कर ली, तो 4 लाख में से मैंने 1,25,000 रुपए की लिमिट यूज कर ली, 2,75, अब 2,75,000 रुपए की लिमिट मैंने यहां पे यूज कर ली, ठीक है। इसका मैं लगाऊंगा यहां पे 12.5%, प्लस में अब चेक करना, ये तो नीली हो गया, ये तो नील हो गया, अभी मेरी 25,000 रुपए की लिमिट बची है, तो 3 लाख में से जो 25,000 रुपए की लिमिट मेरी बैलेंस बची उसका यहां पे 10%, तो अगर मैं 3 लाख में से 25,000 रुपए चले गए उसका 10%, तो यहां पे निकल के आ गया 27,500। अब 27,500 में 4% सेस करूंगा तो यहां पे कितना आ गया? अगर मैं 4% सेस करूंगा तो 28,600 रुपए आ गया जी, 28,600 रुपए। ओहो गलती कर दी बेटे तुमने, गलती कर दी नालायको, गलती कर दी। इनकम 7 लाख तक है, इनकम 7 लाख तक है, डिफॉल्ट स्कीम है, इनकम 7 लाख तक है, डिफॉल्ट स्कीम है, बोलो बोलो बोलो, नहीं मिलेगी रिबेट, नहीं मिलेगी, वैसे मिलनी चाहिए बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के टैक्स में से रिबेट मिलती नहीं है, और आप में से कई बच्चे रिबेट देके आएंगे, तो गलती मत कर देना कि सर 25,000 रुपए की रिबेट भी माइनस कर दो, ना 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 ना, वो 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती, अगर यहां पे कुछ और टैक्स होता उसमें से रिबेट मिल जाती, बस ये पर ध्यान दो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम ये 112A वाले कर रहे हैं, इसमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी, तो डाउट दिमाग में मत लेके आना सर रिबेट का क्या होगा, 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है चलो अब यहां पे आ जाओ,
लास्ट क्वेश्चन यहां पे फटाफट देख लो जी। अब इसको सोल्व करो फटाफट से, जल्दी सोल्व कर दो फटाफट से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 25 अक्टूबर 2024 4 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 25 अगस्त 2024 3 लाख। और अदर इनकम जो यहां पे आ रही है वो नील आ रही है जी। अदर इनकम नील आ रही है। आदित्य गलत कह रहे हो, आपने बोल दिया नो रिबेट ऑन स्पेशल टैक्स रेट। ऐसा नहीं है, स्पेशल टैक्स रेट में से रिबेट मिलती है, 112 में मिलती है, 111 में मिलती है, कैजुअल इनकम पे रिबेट मिलती है, लॉटरी की इनकम पर भी रिबेट मिलती है। लॉन्ग टर्म गेन 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती, बस ये बात ध्यान देना मेरी बात। अब यहां तुम गलती कर चुके हो, यहां तुम गलती कर चुके हो भाई। मेरे को उम्मीद थी वैसे तुम यहां पे गलती करोगे, मेरे को उम्मीद थी वैसे तुम यहां पे गलती करोगे, मेरे को उम्मीद थी जी। ठीक है जी, चलो इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब तुमसे गलती हो गई है। पहले मेरे को ये बताओ, ये 23 जुलाई के बाद है, रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? रेट ऑफ टैक्स 12.5%। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? और एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 1,25,000 रुपए की। ये 23 जुलाई के बाद है, रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? 20%। इसमें कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती, ये तो क्लियर है। ये बता दो, डिफॉल्ट स्कीम है, 3 लाख की लिमिट है। क्या वो 3 लाख की लिमिट इसमें यूज कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्या वो 3 लाख की लिमिट इसमें यूज कर सकता हूं? कर सकता हूं। और तुम सब जानते हो कि इसमें से मुझे रिबेट मिल जाती है, बट इसमें से रिबेट मुझे नहीं मिलती। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो मेरा टैक्स बचेगा 111 वाला, उसमें से रिबेट मुझे मिल सकती है, बट 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती। तो इसको मुझे ऐसे यूज करना है जहां पर टैक्स मेरा कम से कम आए। तो यहां पे ना अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। इधर देखो ध्यान से, अब कैसे आपको मैं बताता हूं। पहले तो 4 लाख में से पहले तो 1,25,000 माइनस कर दो, 1,25,000 माइनस कर दो। अब अगर 4 लाख में से 1,25,000 माइनस करूंगा तो बैलेंस कितना रह गया? 4 लाख में से 1,25,000 माइनस किए तो बैलेंस रह गया 2,75,000। इतना रह गया जी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, 2,75 रह गया। अच्छा, उसमें से अब एक बार सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना। अब यहां पे मेरा बच गया 3 लाख, यहां पर ये मेरा बच गया 3 लाख। अब बस मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, सारे बच्चे सोच समझ के मुझे बता देना, बस सोच समझ के बताना। अगर मैं यहां पे 2,75 पूरे यूज कर लूं और यहां पे 25,000 खत्म करूं, तो 3 लाख में से 25,000 पे गए और 20% टैक्स, तो अप्रोक्सीमेट 55,000 रुपए का टैक्स बच रहा है। 25,000 रुपए की रिबेट मिलेगी, तो टैक्स मेरा आएगा 31,200 के राउंड आएगा। अच्छा, मैं ऐसे कर लूं कि 2,75,000 में से मान लेता हूं 1,75,000 पे यहां यूज कर लूं 3 लाख में से, और 1,25,000 मैं यहां यूज कर लूं। मैं वैसे यूज करके देख रहा हूं। अगर मैं 1,25,000 पे यहां यूज करता हूं तो मेरा यहां पे टैक्स कितना बनेगा? 2,75,000 में से माइनस में 1,25,000 पे चले गए तो ये बच गया मेरा 1.5 लाख। और ये मेरा बच गया 3 लाख में से 1,75,000 पे चले गए तो ये मेरा बच गया 1,25,000। अब यहां पे देखो, 1,25,000 हो गया। अब 1,25,000 पे इसका 20% टैक्स है, तुम सब जानते हो, और इसका 12.5% टैक्स है। अब अगर मैं इसका 1.5 लाख रुपए का 12.5% निकालता हूं तो ये आएगा 18,750। और 1,25,000 रुपए का अगर मैं 20% निकालता हूं तो ये आएगा 25,000। और तुम सब जानते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 में से रिबेट मिल जाती है, तो इसमें से 25,000 रुपए की तो रिबेट माइनस हो गई, ये तो बन गया नील, क्योंकि इनकम 7 लाख तक है। अब ये 18,750 बचा, इसमें 4% अगर मैं सेस जोड़ूंगा तो 18,750 प्लस में 4%, तो 19,500 रुपए ये आंसर निकल के आ रहा है जी। मेरे को जो लग रहा है कम से कम ये आंसर आ रहा है सर, बट ये हमें कैसे पता लगेगा सर? सर हम तो ऊपर नीचे कुछ भी करके आते रहेंगे, जैसे हम तो यहां वहां ऐसे कर रहे हैं तो हमारा टैक्स तो लगाएगा, तो हमारे नंबर कट जाएंगे। चांसेस हैं, बट मेरे को लग देना इंस्टीट्यूट इतनी डेप्थ में जाएगा। ठीक है, तो आप घबराना मत, नंबर मिल जाएंगे। बट अगर तुम कंसल्ट करोगे किसी क्लाइंट को तो ऐसे कंसल्ट करोगे तुम, ऐसे नहीं कि सर शॉर्ट टर्म में यूज कर लो, ऐसे लॉन्ग टर्म में कर लो। तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहां पर मैं कितनी लिमिट यूज करूं कि मेरा कम से कम टैक्स आए।
कि मेरी रिबेट भी पूरी यूज हो गई, मेरा टैक्स भी हो गया और कम से कम टैक्स बने। इस तरह से अगर तुम यूज करोगे ना, तब जाके तुम कहोगे कि भाई साहब हम टैक्स के कंसल्टेंट है, हमें टैक्स समझ में आ रहा है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद तुम्हें इंस्टीट्यूट नंबर दे दे, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, तुम कितने आंसर निकालोगे, तो शायद वो तुम्हें आंसर दे दे, बट एग्जैक्ट आंसर जो बनेगा वो कम से कम टैक्स जहां पे आएगा उसके बेस पे आंसर बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? लॉक कर दें इसको? बोलो 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 बोलो, फटाफट से बोलो जी। रिबेट का नहीं समझा, रिबेट का नहीं समझा अदिति। जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये आया ना टैक्स, अब आप सब जानते हो इनकम 7 लाख तक है, तो डिफॉल्ट स्कीम में 7 लाख तक रिबेट कितनी मिलती है? जितना भी टैक्स आएगा वो, और 25,000 विच एवरेज लेस। तो मेरा 25,000 रुपए का टैक्स है और 25 की रिबेट है, तो 25 माइनस 25 मेरा नील हो गया। तो जो मेरा बैलेंस टैक्स बचा इसमें 4% सेस जोड़ दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती, बट जो शॉर्ट टर्म गेन 111A वाला टैक्स है उसमें से तो मुझे रिबेट मिल सकती है ना। ये बात ध्यान दो बस। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? ठीक है, चलो अब मैं इसको फाइनली लॉक करने जा रहा हूं जी। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे जाके करेंगे, जब हम कैपिटल गेन के अंदर आएंगे तो मैं नचवा दूंगा, तुम्हें मजा आएगा कैपिटल गेन के अंदर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब ये स्पेशल रेट में ये वाली अमेंडमेंट आई थी जी, जो मैंने ग्रीन ग्रीन के अंदर की हुई है, और कोई अमेंडमेंट यहां पे नहीं है। उम्मीद करूंगा ये रेट आपको समझ में आ गया। अब एक बार फटाफट से आ जाओ, और इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट जी? और इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं। लॉटरी की इनकम पर सेम वही 30% है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग पर 30% है, जो अनएक्सप्लेन मनी है वहां पर 60% है, वो इफेक्टिव रेट जो है वो 70% है। बस जो अमेंडमेंट आई है वो कैपिटल गेन के स्पेशल रेट में आई है, और कहीं पर अमेंडमेंट है जो तुमने पहले लिखा हुआ है सेम अभी भी एप्लीकेबल है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे। अब एक बार आ जाओ और देखते हैं कहां अमेंडमेंट है जी इस चैप्टर में। लो जी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो तुमने पहले रेट पढ़ा 30% वाला वही सेम है, सरचार्ज सेम है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ मैंने नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी चेंज नहीं है, सेम जो तुमने पहले पढ़ा है वही सेम है, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है सोसाइटी वाले केस में। इसको लॉक करो। अब यहां पे डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में बस थोड़ा ध्यान देना, डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में क्या, सारे बच्चे बोल दो डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में याद है तुम चेक करते थे टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो 25% है, टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है तो रेट 30% है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, सोच समझ के बोलना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर आप मेरे को आंसर दे पा रहे हैं बस मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल दो, याद है 400 करोड़ तक अगर है तो 25, उसके बाद 30, वो टर्नओवर चेक करते थे प्रीवियस ईयर 21-22 की। अब ये अमेंडमेंट नहीं है, ये सिंपल सी बात है, जब हमारा प्रीवियस ईयर चेंज हो गया तो ये वाला साल भी चेंज हो गया, तो अब हमें जो वो ईयर चेक करना है ना वो प्रीवियस ईयर 22-23 चेक करना है, बस ये पर ध्यान दो। तो जब तुम अब टर्नओवर देखोगे तो टर्नओवर 21-22 की मत देखना जी, ठीक है ना। सर रेगुलर बैच में क्या चल रहा है? रेगुलर बैच में मेरा क्या चल रहा है? रेगुलर बैच में तो भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है जी। चलो तो यहाँ पे क्लियर है। 22-23 के अंदर भी यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 22-23 वाले केस में आपको चेक करना है, 21-22 चेक नहीं करना, 22-23 चेक करना है। ये छोटी सी अमेंडमेंट है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अब यहाँ पे देख लो जी, यहाँ पर 31 मार्च 24, अगर आपने नहीं लिखा हो तो लिख लेना, याद है ना वो 115BAA जहां 15% रेट था, तो वहां पर 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च, अगर किसी ने 23 लिखा हो तो वहां पे 24 कर लेना, अगर 24 लिखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अमेंडमेंट नहीं है। अगर किसी ने नहीं लिखा तो यहाँ पे 24 कर लेना। फॉरेन कंपनी वाले केस में अमेंडमेंट है। फॉरेन कंपनी वाले केस में क्या था, अभी तक तुम 40% रेट लगाते थे, याद है, रॉयल्टी वाली इनकम पर 50%, अदर इनकम पर 40%, तो फॉरेन कंपनी वाले केस में रेट हो गया फ्लैट 35% हो गया, 40% की बजाय। कितना हो गया जी? अब 35% रेट हो गया, तो फॉरेन कंपनी पे जब तुम टैक्स कैलकुलेट करोगे तो रेट ऑफ टैक्स 35% एप्लीकेबल करोगे जनरल इनकम पे, और रॉयल्टी वाली इनकम पे जो है 50% है। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स मैंने आपको बता दिया, स्पेशल रेट सब केस में सेम होते हैं। सर क्या कोई कंपनी वाले सरचार्ज में अमेंडमेंट आई है? नहीं आई। सर इस चैप्टर में और कोई अमेंडमेंट आई है? नहीं आई। बट एक चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो है रिबेट। इसमें ना अमेंडमेंट नहीं आई, बट मुझे लग रहा है आनी चाहिए। अमेंडमेंट नहीं आई, सेम है, बट मुझे लग रहा है होना चाहिए था चेंज। इसमें आपको याद है रिबेट वाले केस में क्या करते थे, डिफॉल्ट स्कीम में क्या करते थे, इनकम अगर 7 लाख तक है तो जो टैक्स बना वो, और 25,000 विच एवर इज लेस, इतने की रिबेट मिलती थी, मतलब हाईएस्ट रिबेट मिलती थी 25,000 रुपए की। अब अगर किसी को याद आ रहा हो
पहले जो तुमने स्लैब रेट पढ़े थे, जो अभी चेंज हो गए, अब नहीं, पहले वाले कह रहा हूं, जो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 वाले, उसमें अगर तुम्हें याद आ रहा हो, 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स बनता था 25,000 और 25 की रिबेट मिल जाती थी। 25,000 टैक्स बना, 25 की रिबेट मिल गई। अब जो हमने डिफॉल्ट स्कीम अब की है, अब डिफॉल्ट स्कीम जो अभी हमने की है, जहां पर रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गए, अब जो है ना, अब जो नए वाले हैं 3 तक नील, 3 से 7, तो अगर अब निकालोगे, अब तुम्हारा 7 लाख पे जो टैक्स बनता है ना, अब 7 लाख पे तुम्हारा टैक्स बन रहा है 20,000। तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पे लिमिट 20 होनी चाहिए थी, या अगर इनको 25 ही करना था तो यहां पे फिर 7.5 लाख होना चाहिए था। ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग या तो यहां 7.5 लाख करते, क्योंकि 7.5 लाख पे 25,000 बन रहा है, या अगर लिमिट इनको करनी थी 7 लाख की तो फिर यहां 20 करते जी। बट ये लिमिट क्यों नहीं हिलाई, उसका रीजन है क्योंकि स्पेशल इनकम पे भी रिबेट मिल जाती है। तो 25 की लिमिट ना, 25 की लिमिट सिर्फ एक केस में काम आएगी, जब तुम्हारे क्वेश्चन में स्पेशल इनकम भी होगी, क्योंकि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में नॉर्मल इनकम ही है तो भाई 7 लाख की इनकम पे बनता ही 20 है, तो 25 की लिमिट तो मेरे काम की नहीं है ना। कुछ बच्चों के सिर के ऊपर जा रहा है, कह रहा भाई क्या करा रहा है गाबा यार, भाई गाबा का तेरे को पढ़ाया समझ में आ रहा है भाई, भाई गाबा अच्छा करा रहा है, गाबा बुरा नहीं करा रहा। जो बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ उनको समझ में आ रहा होगा गाबा अच्छा करा रहा है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट क्लास है भाई, ये रिवीजन क्लास भी नहीं है। रिवीजन में फिर मैं तुम्हें बिल्कुल जीरो से कराता, अमेंडमेंट में तो यार अमेंडमेंट ही करा पाऊंगा ना, अमेंडमेंट में रिवीजन कैसे कराता हूँ। हाँ, जहां अमेंडमेंट आई उसको मैं डिटेल में बता सकता हूँ। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात ये ध्यान देना कि यहां पे गवर्नमेंट 25,000 रुपए की लिमिट वैसे मेरे किसी काम की नहीं है, अगर सिर्फ नॉर्मल इनकम है, क्योंकि नॉर्मल इनकम में टैक्स ही मेरा 20 बनेगा। बट अगर स्पेशल इनकम है तो ये लिमिट मेरे काम की हो सकती है। तो अमेंडमेंट कोई नहीं है, जो तुमने पहले पढ़ा वही सेम लिमिट अभी भी एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन में ना गलती मत करके आना कि 20 की लिमिट हो गई है या 7.5 लाख, क्योंकि सुनने में बहुत मिलता है। मैंने कहा ना, यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, तो गलती मत कर देना। बस लिमिट जो है उसको गवर्नमेंट ने चेंज, इस बजट में शायद गवर्नमेंट चेंज लेकर आए, मुझे नहीं पता। 1 फरवरी को बजट आने वाला है, हम बजट भी डिस्कस कर लेंगे कि बजट में क्या चेंज आया। बट जो बजट में अमेंडमेंट आने वाली है, मे बी डीटीसी आएगा, क्या आएगा, वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है वो हम कर रहे हैं। जो कमिंग बजट है 1 फरवरी वाला, वो हमारे एग्जाम में किसी भी काम का नहीं है, तो उसको इग्नोर करके चलना। प्रैक्टिकल लाइफ में सुनने के लिए फायदेमंद हो सकता है, बट एग्जाम में किसी काम का नहीं है। तो रिबेट जो तुमने पहले पढ़ी, अभी भी रिबेट यहां पे सेम है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो सर, वो ऑप्शनल स्कीम वाले केस में रिबेट वो जो थी 5 लाख वाली, वो अभी भी सेम है, सेम है। नॉर्मल केस में क्या था, 5 लाख तक टैक्स जो बनेगा और 12,500 विच एवर इज लेस, वो भी सेम है। सर, डिफॉल्ट स्कीम में 7 लाख के बाद भी रिबेट मिलती थी, क्या उसमें कोई अमेंडमेंट आई है? नहीं, अगर इनकम तुम्हारी 7 लाख से ऊपर है, जैसे तुम पहले करते थे वैसे आज भी रिबेट तुम्हें मिलती है, वही एमआर की तरह बेनिफिट मिलता था, उसको हम डिस्कस कर लेंगे रिवीजन क्लास में। बट इसमें अमेंडमेंट कोई नहीं आई। तो फाइनली अब जाके चैप्टर 1 की अमेंडमेंट हमारी यहां पे खत्म हो चुकी है। अब हमारा चैप्टर 1 विद अमेंडमेंट खत्म जी। अब मैं तुम्हें कंक्लूजन दे रहा हूं जी, सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो, 5 मिनट मैं तुम्हारे और लूंगा, पूरी अमेंडमेंट बता रहा हूं चैप्टर 1 में क्या क्या है, लिखनी हो क्रक्स लिख लेना जी। अमेंडमेंट नंबर 1, बच्चा अगर क्रक्स से तो काम कहेगा बे, क्रक्स पे आया कर। प्रीवियस ईयर आएगा 24-25, असेसमेंट ईयर आएगा 25-26। पहला चेंज ये है। दूसरा चेंज, नॉर्मल स्कीम में टैक्स रेट चेंज नहीं हुए, डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स रेट चेंज हो गए। टैक्स रेट चेंज नहीं हुए मतलब स्लैब रेट के अंदर चेंज आ गया। 3 लाख तक नील, फिर 3 लाख से 7 लाख तक 5%, फिर 7 लाख से 10 लाख तक 10%, फिर 10 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख के बाद 30%। ये रेट चेंज आ गया। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा चेंज क्या आया? तीसरा चेंज आया आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 1 अप्रैल से 22 जुलाई आपका 1,25,000 रुपए एग्जम्प्ट, 1,25,000 के बाद 10%। फिर 23 जुलाई या उसके बाद से 1,25,000 रुपए की लिमिट है और 12.5% है। टोटल लिमिट जो होगी वो 1,25 की होगी। 1,25 से ऊपर की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। इसके बेस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिए कि 1,25 की लिमिट कैसे यूज करनी है। शॉर्ट टर्म गेन 111A 1 अप्रैल से 22 जुलाई 15%, 23 जुलाई के बाद ही हो गया 20%। खत्म।
लॉन्ग टर्म गेन 112, 1 अप्रैल से 22 जुलाई तक आपका 20% ही था जो तुमने पहले पढ़ा। फिर 23 जुलाई या उसके बाद 2 केस हो गए, लैंड बिल्डिंग बेची, तुम इंडिविजुअल एचईएफ हो और तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला 20% आफ्टर इंडेक्स और 12.5% बिफोर इंडेक्स, इसमें से लेस वाला। और अगर तुम इसमें कवर नहीं हो, तुम ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, तो फिर 12.5% ही लगेगा आफ्टर इंडेक्सेशन। ये रेट ऑफ टैक्स में चेंज आया। बाकी लॉटरी, कैजुअल बैटिंग, गैम्बलिंग सब भी सेम है जो आपने पहले पढ़ा है। ये आपकी तीसरी अमेंडमेंट है। फिर चौथी अमेंडमेंट जो आई है, फोर्थ अमेंडमेंट जो आई है, फोर्थ अमेंडमेंट आई है, डोमेस्टिक कंपनी में प्रीवियस ईयर चेक करेंगे 22-23, सब टर्नओवर के लिए 22-23 चेक करेंगे। फॉरेन कंपनी में रेट हो गया 35%, जहां 40 था वहां 35 हो गया। रिबेट में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है जो आपने पहले पढ़ा, एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये अमेंडमेंट बस आपकी निकल के आई है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, मोटी मोटी क्लियर होती है। और नहीं 12.5% जो है वो बिफोर इंडेक्सेज। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ आपके मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। ये पूरा अमेंडेड पीडीएफ है, इसके अंदर क्वेश्चन भी अमेंडेड है, आप आराम से करो, प्रैक्टिस करो। क्या बात मेरी समझ में आती है? अब हम कल क्या करेंगे, कल हम मिलेंगे सेम टाइम पर, कल हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की अमेंडमेंट। सर क्या उसमें अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट कहूं या एक छोटा सा चेंज कहूं, वो कल हम डिस्कस कर लेंगे। सर सैलरी में अमेंडमेंट है। सर हाउस प्रॉपर्टी में है। सर पीजीपी के अंदर है। वो हम कल से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो कल हम मिल रहे हैं फाइनली सेम टाइम पर, कल हम मिल रहे हैं। सारे के सारे बच्चे आना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपके लिए बहुत मेहनत करना चाहता हूं, बस अब अगर आप साथ देंगे तो हम मिलके जीतेंगे। बस ये बात ध्यान दो, हारने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, बहुत मेहनत करने वाले हम, ये बात ध्यान देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और सारे बच्चे इसको लाइक जरूर करना, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, और हर बच्चे के साथ में शेयर जरूर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर देना। तुम्हारे काम की वीडियो बहुत आने वाली है अगले 2-3 महीने, तुम खुश हो जाओगे बस। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। आपका होमवर्क बस यही है जो आज हमने किया, उसी को आप पढ़ के आएंगे, और कोई होमवर्क नहीं है। फिर हम मिलेंगे कल अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 में। थैंक यू सो मच, जय हिंद वंस अगेन, थैंक यू सो मच।